चलिए जी, चालू करें ब्रेक के बाद का पार्ट। ब्रेक से पहले मैंने आपको बैच के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। बैच ऐसे होगा, वैसे होगा, मॉड्यूल ऐसा है, वैसा है। अब बहुत सारी डिस्कशन होने के बाद मेन जीएसटी के मॉड्यूल को इसको चालू करते हैं और एक बार सब्जेक्ट के बारे में ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, क्या आएगा, कितने मार्क का आएगा, वगैरह वगैरह। देखिए, सी इंटर लेवल के बारे में अगर आप बात करेंगे तो नए कोर्स में हमारा पेपर नंबर 3 है। पहले ही पेपर नंबर 4 हुआ करता था। आज के टाइम पे आपके 8 पेपर नहीं है, दोनों ग्रुप मिला के 6 पेपर निकल के आते हैं, जहां पे टैक्सेशन ग्रुप 1 के अंदर ही है, लेकिन ये आपका पेपर नंबर 3 बन जाता है इंटर लेवल पे। अब पहले स्ट्रक्चर भी आपका डिफरेंट होता था। ये इंटर लेवल पे टैक्सेशन जो आपका पेपर निकल के आता है उसमें पहले पुराने जमाने की अगर आप बात करेंगे, जो नए कोर्स से पहले वाला आपकी जो भी अटेम्प्ट निकल के आती है नवंबर 23 तक, वहां पे क्या स्ट्रक्चर निकल के आ रहा था, इनकम टैक्स जीएसटी ये दोनों मिला के आपका बना रहे थे टैक्सेशन पेपर। और यहाँ पे इनकम टैक्स जो निकल के आ रहा था उसकी वेटेज जो थी पेपर के अंदर 100 मार्क्स में, वो निकल के आ रही थी 60 मार्क्स की मोटे मोटे तौर पे। एंड जीएसटी की निकल के आ रही थी 40% यानी कि 40 मार्क्स की। आज के टाइम पे क्या कर दिया गया है, ये दोनों बना दिए गए हैं बराबर। तो बराबर बनाने के लिए क्या करा गया है, इनकम टैक्स में कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है और जीएसटी में कुछ टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर चेंजेस जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। क्या क्या चेंजेस हैं, अगेन आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको लेक्चर वाइज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको पढ़ा दिया जाएगा कि ये चीजें निकल के आती हैं। आपका लेटेस्ट सिलेबस जो भी निकल के आता है वही आपको पढ़ाया जाएगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इवन अ सिंगल लेक्चर जो कि पुराने बैच में से आपको प्रोवाइड करा जाए। तो सब कुछ आपको नया पढ़ाया जा रहा है, लेटेस्ट ही पढ़ाया जा रहा है विद दी अमेंडमेंट्स। तो दिस इज वन ऑफ द चेंजेस जो कि नए कोर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और जीएसटी में काफी सारे टॉपिक्स हैं जो कि न्यूली यहाँ पे ऐड भी कर दिए गए हैं क्योंकि वेटेज को भी यहाँ पे बढ़ाया गया है। टाइमलाइन यहाँ पे मैंने लिख रखी है फॉर द कंप्लीशन ऑफ बैच अननोन। ये क्यों लिखी गई है, रीजन समझिए इसके पीछे। देखिए, बताने को मैं आपको बता सकता हूँ पिछली अटेम्प्ट के अंदर जो भी मेरा बैच रिकॉर्ड करा गया था उसमें कितना टाइम लगा था, टेंटेटिवली यहाँ पे भी उतना ही टाइम लगना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हर अटेम्प्ट के अंदर जो टैक्सेशन का आपका सिलेबस निकल के आता है वो आइडेंटिकल नहीं होता, वो चेंज होता है और ड्रास्टिकली चेंज होता है। अब अगर कोई टॉपिक डिलीट कर दिया गया है, कुछ नए टॉपिक्स को ऐड करा गया है, तो जो हटे हैं और जो नए ऐड हो गए हैं, इन दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना आने वाला है। नए जितने भी टॉपिक्स निकल के आ गए हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल में आपको समझाने के लिए लॉजिक के साथ मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा, ये एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बैच के दौरान भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो प्लस माइनस होते रहते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ लेक्चर्स आपके कम ज़्यादा हो जाते हैं। सो वाइल आई कैन टेल यू दैट टोटल टेंटेटिव टाइम आपका 3 से 3.5 महीने के बीच में ही लगने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आई कैन नॉट एक्यूरेटली टेल यू कि ये डेट पे आपका बैच खत्म हो जाएगा, 25 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। आई कैन नॉट टेल यू दिस प्रिसाइजली ऑन द बेसिस ऑफ माई पास्ट बैचेस। ये अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट होता जहाँ पे चेंजेस कम आते हैं तो मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करके बता पाता, बट यहाँ पे चेंजेस बहुत सारे आते हैं। सो व्हाट आई वुड एडवाइज इज कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, अभी मुझसे टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, किसी और टीचर से कुछ और पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हमेशा अप्रोच अपनी ये रखा करिए दैट अगर आपको दिख रहा है कि आपकी अभी से लेके 9 महीने का टाइम है, 6 महीने का टाइम है, जितना भी टाइम है एग्जाम से पहले, उतने टाइम में जो भी सब्जेक्ट करना चाहते हैं हमेशा ये प्लान करा करिए कि इनकी क्लासेस मुझे कैसे कैसे लेनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मेरे पास टाइम है तो मुझे बेसिकली बस ये वर्कआउट करना है कि यहाँ पे मुझे क्लासेस या सेल्फ स्टडी कब कैसे करनी है, कितने पीरियड के लिए करनी है। अगर मुझे पता है दैट यहाँ से यहाँ तक जो भी मुझे पढ़ना है उसमें इतने पीरियड में टैक्सेशन मुझे पढ़ना है, क्लासेस बेसिकली मेरी इतने पीरियड के लिए चलने वाली है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो भी गया, मुझे दिक्कत कब नहीं आएगी और कब आएगी, दोनों चीज़ों को दिमाग में डालिएगा। दिक्कत मुझे तब नहीं आएगी जब बैच के दौरान मैं चीज़ों को लर्न कर रहा हूँ। अगर मैंने डेफर कर रखा है कि एक बार बैच खत्म हो जाए तब जाके मैं चीज़ें लर्न करनी चालू करूंगा, क्वेश्चन करूंगा, तो बैच हल्का सा भी अगर आगे जाता है, 3 महीने की जगह 3.5 महीने चले जाता है, मान के चलिए, मेरे को दिक्कत होने लग जाएगी, मुझे टेंशन होने लग जाएगी। मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, मेरी खुद की ऑल इंडिया रैंक 42 आई थी और वो आने के प्रोसेस में काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में ना रैंक होल्डर्स के इंटरव्यू देख देख के हमारे दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाती हैं दैट रैंक लाने के लिए तो एग्जाम से 3 महीने पहले तक हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए, लास्ट के 3 महीने तो रिविजन के लिए होने चाहिए, 6 बार रिविजन करनी है, 8 बार रिविजन करनी है। मैं अपना बताता हूँ मैंने क्या करा था, जो करने के प्रोसेस में मेरी रैंक आई थी। मेरे नवंबर के अंदर एग्जाम्स चालू होने थे 1 नवंबर को, एंड आई वॉज टेकिंग क्लासेस टिल 10 October। 20 days before the exams I was taking my classes, and the reason was not because मैंने प्लान नहीं करा था यहाँ पे या फिर मैं डेडिकेटेडली पढ़ाई नहीं कर रहा था इसीलिए क्लासेस मेरी इतनी खिंच गई। मुझे 9 महीने के अंदर 2 ग्रुप कंप्लीट करने थे, 8 सब्जेक्ट्स, विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डू। अब यहाँ पे 9 महीने में क्लासेस जो मुझे कंप्लीट करनी थी, मेरी अप्रोच कभी भी ये नहीं थी डे वन से ही। मुझे पता था मैं ऐसे कोर्स के अंदर घुसा हूँ जहाँ पे मेहनत आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो आप फेल होंगे, और वो मैं होना नहीं चाह रहा था। फेलियर अगर मुझे देखना भी पड़ता कोई दिक्कत नहीं है मुझे,
मुझे पास या फेलियर, रैंक लानी नहीं लानी, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा डिलेमा नहीं था कि भाई फेल नहीं होना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फेलियर देखना पड़ा, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि मैं मेहनत ही नहीं करूँ। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा और फेलियर मुझे देखना पड़ा, मैं रिग्रेट करूंगा कि यार मेरे अंदर कैलिबर था, आई हैड द केपेबिलिटी टू गेट वॉट एवर रैंक आई वांटेड टू गेट, बट मैंने मेहनत ही नहीं करी और ये फेलियर मुझे देखना पड़ा। कल को जाकर रिग्रेट करूंगा। वो रिग्रेट वाली सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे था कि मैं मेहनत पूरी की पूरी कर लूँ जितनी मैं कर सकता हूँ, उसके बाद मेरी रैंक आए, मैं पास हूँ, मैं फेल हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, झेलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जितना कर सकता था उतना मैंने कर लिया। तो आपको भी वही मैं कह रहा हूँ। आप अभी आपको जो जो चीज़ें बताई जा रही है ना, मैं आपको गाइड करता रहूंगा, यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे वो करना है, बस उसको फॉलो करते जाइएगा। वहाँ पे अगर आप अपने आप को रिलैक्स वाले मूड में लेके चले जाएंगे, अभी थोड़ा घूम फिर लेता हूँ, खाने पीने दोस्तों के साथ चले जाता हूँ थोड़े टाइम के लिए ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ सारी चीज़ें छोड़ दीजिएगा, मस्ती मत करिए, मस्ती करिए, घूमने फिरने भी जाइए, मूवीज़ भी देखिए, कहीं ट्रिप पे जाना है, छोटी मोटी ट्रिप पे, वो भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन खुद ही लेके आना पड़ेगा, और हमसे ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। हमारे टाइम पे फिजिकल क्लासेस होती थी तो हमें पता था कि क्लास में अगर नहीं गए तो अगले दिन आज जो भी पढ़ाया जा रहा है, सर ने आज जो भी पढ़ाया होगा, वो अगले दिन मुझे नहीं पता चलेगा, वो चीज़ें छूट जाएंगी। तो हमारे लिए डिसिप्लिन में आना ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता था, जो कि आपके लिए नहीं है। आपको वर्चुअली क्लासेस प्रोवाइड कर दी गई हैं, आपको पता है आप अगले 3 दिन कहीं ट्रिप पे भी चले जाते हैं दोस्तों के साथ, तो यहाँ पे कोई क्लास आपकी मिस नहीं हो रही एज सच। चौथे दिन यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, और यहीं पे डिसिप्लिन आपका खत्म होना चालू हो जाता है। आप कहते हैं 3 दिन ये कर लेता हूँ, 4 दिन वो कर लेता हूँ, क्लासेस में गैप आना शुरू हो जाता है। कभी भी नहीं करना आपको ये। आपको टैक्सेशन की क्लासेस चालू करने में 10 दिन का गैप चाहिए, ले लीजिए। लेकिन एक बार चालू कर देते हैं ना, तो डेली मिनिमम एक लेक्चर तो आपको देखना ही देखना है। वो कंसिस्टेंसी आपको लेके आनी है। नहीं तो अगर आप ऐसे करेंगे, अभी 2 लेक्चर्स देख लिए 2 दिन, उसके बाद 5 दिन कुछ भी नहीं देखा, फिर 2 लेक्चर देख लिए, फिर 2 दिन कुछ नहीं देखा, फिर 3 लेक्चर देख लिए, ऐसे करेंगे, लिख के ले लीजिए। ना ही आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला है, मतलब जो ये लेक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ना ही वो कंप्लीट कर पाएंगे, और ना ही कभी भी अंडरस्टैंडिंग आने वाली है। एंड देन मैंने आपको बताया था ना, वो हमारी मेंटालिटी क्या होने लग जाती है, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द कोर्स। हम कहीं ना कहीं ब्लेम करने लग जाते हैं, ये कोर्स ही बेकार है, टैक्सेशन ही बेकार है। टैक्सेशन बेकार नहीं है, इतनी शानदार चीज़ है, पूरी ज़िंदगी भी परस्यू करनी पड़ेगी आपको, तो आप करेंगे, पूरी ज़िंदगी चेंजेस आते रहेंगे। आप पढ़ना चाहेंगे, उसको समझना चाहेंगे, दुनिया समझना चाहती है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे, आप भी समझना चाहेंगे। मज़े की बात देखिए, there's a lot of people who take up all of these courses और ask multiple questions कि टैक्सेशन में ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, वगैरह वगैरह। क्यों पूछते हैं, समझिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मान के चलिए आपकी एनुअल इनकम निकल के आती है 10 lakhs पर एनम, एंड आप कोई भी परचेज का डिसीजन लेने वाले हैं। मान के चलिए ₹1,00,000 का कोई गैजेट ले रहे हैं, या ₹3 लाख की गाड़ी ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 3-4 लाख की मान के चलिए गाड़ी लेने वाले हैं। ये ₹4 लाख की गाड़ी आप कभी भी ऐसे करते हैं कि एक शोरूम में गए, एक गाड़ी देखी, अच्छी लगी, ले ली? नहीं, ऐसे कभी भी नहीं करेंगे। ₹10 लाख कमाने वाला इंसान ₹4 लाख खर्चने से पहले 50 बार सोचेगा, चेक करेगा, इतना खर्चा करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं है, गाड़ी मुझे लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ओला उबर से काम चल रहा है क्या, उससे चला लेता हूँ, गाड़ी अगर लेनी है तो कौन सी लेनी है, 50 गाड़ियाँ चेक करेगा। फिर ये गाड़ी फाइनलाइज करने से पहले डिस्काउंट चेक करेगा कि कहीं पर डिस्काउंट मिल रहा है क्या, 10, 20, 15, 20 हज़ार रुपये अगर मैं कहीं से बचा सकता हूँ तो बचाऊँ। और आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इज अमाउंट जैसे ही सिग्निफिकेंट हो जाता है, जो आपके खर्चे का निकल के आता है आउट ऑफ योर इनकम, आप सीरियस हो जाते हैं। आप यहाँ पे नाप तोल करने लग जाएंगे, पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। यहीं पे सोच के देखिए, आप जो भी इनकम कमा रहे हैं, अगर आपकी इनकम का 30 to 50%, मतलब सारे केसेस में 30% नहीं होता, धीरे धीरे करके आपको इनकम टैक्स में पढ़ा दूंगा मैं किस केस में क्या होता है। मोटे मोटे तौर पे मान के चलिए 30% अगर आपकी इनकम का आपको टैक्सेस में देना पड़ रहा है, तो क्या ये भी कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर है? हाँ, ये भी आपकी सेविंग्स जो है उनको कम करने वाला है, और कंसिडरेबली कम करने वाला है। ₹10 लाख में सोच के देखिए, ₹3 लाख अगर आपके टैक्सेस में चले जाएंगे, और आपको लॉ के बारे में जान के वो बचाने का तरीका मिल जाए, कोई ना कोई 3 लाख को 2 लाख करने का तरीका मिल जाए, 1.5 लाख करने का तरीका मिल जाए, बेसिकली सेविंग्स बढ़ाने का तरीका मिल जाए, वुड यू नॉट वांट टू नो कि क्या क्या तरीके निकल के आते हैं जिनसे मैं टैक्सेस बचा सकता हूँ या बचा सकती हूँ? बिल्कुल जानना चाहेंगे। एंड दैट इज व्हाट द करंट सिनेरियो इज। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर जो कि अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं, एंड दे वांट टू सेव टैक्सेस, एंड फॉर दैट दे वांट टू नो कि भाई लॉ के अंदर क्या प्रोवाइडेड है, क्या प्रोवाइडेड नहीं है। सो दे आर आइदर गोइंग टू पे अ कंसल्टेंट, कि भाई कंसल्टेंट को सब कुछ पता है लॉ के बारे में, इनको पे करते हैं, इनकी जो भी फीस निकल के आती है, और ये बता देंगे टैक्सेस कैसे कैसे बचने चाहिए। यहाँ पे मैं और आप जिनको भी टैक्सेशन की नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करके पैसे कमा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, ये जो इंसान है जो कि अच्छी खासी इनकम कमा रहा है, अपनी पूरी लाइफ में इसको टैक्सेस के नाम पे 30-40% इनकम का देना पड़ेगा। उसको बचाने का तरीका क्या निकल के आता है? या तो कंसल्टेंट्स को पैसे दीजिए, या फिर लॉ को खुद जानिए। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो कि टैक्सेशन को जानना चाहते हैं, टैक्सेशन लॉज के बारे में जानना चाहते हैं। क्यों? अपने टैक्सेस बचाने के लिए, नॉट टू क्लियर एनी एग्जाम। आपके लिए ऑन दी अदर हैंड क्या हो रहा है?
आपको यहाँ पे टैक्सेशन पढ़ाई जा रही है, मतलब मोटे मोटे तौर पे कोर्स आपको कह रहा है कि टैक्सेशन लॉस के बारे में पढ़िए। होगा क्या, आप लॉ के बारे में भी जानेंगे, आप अपनी इनकम पे भी लाइफ टाइम टैक्सेस बचा पाएंगे, आपको डिग्री भी मिलेगी, और ये लॉ की नॉलेज के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे आप पैसे भी कमाएंगे। तो बाकी दुनिया जो जो चीज़ों को नॉलेज की तरह गेन करना चाह रही है, अपनी नॉलेज में ऐड ऑन करना चाह रही है, किस चीज़ के लिए, अकेले टैक्सेस बचाने के लिए, आपके लिए वो चीज़ आपके टैक्सेस भी बचाएगी, आपको डिग्री भी प्रोवाइड करवाएगी, और कल को आपके लिए कमाई का एक बहुत बढ़िया जरिया बनने वाली है। तो सोचिए कितने सारे फायदे आपको होने वाले हैं ऐसी चीज़ जान के, जो पूरी दुनिया वैसे ही जानना चाहती है, क्योंकि उनकी लाइफ का कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर यहाँ से निकल के आने वाला है, जीएसटी के नाम पे जाने वाला है, इनकम टैक्सेस के नाम पे जाने वाला है। आज के टाइम पे मेरे जो रेवेन्यूज हैं, कंसल्टेंसी की बात करिए, क्लासेस प्रोवाइड करने की बात करिए, उनका 50% से भी ज़्यादा इन दोनों में चले जाता है। सोच के देखिए, 50% से ज़्यादा रेवेन्यूज का। बिजनेस के बाकी खर्चे छोड़िए, वो तो माइनस होंगे ही रेवेन्यू से, इतना तो 50% से ज़्यादा तो इन दोनों में ही चला जाता है। क्या मैं, अगर मैं सीए नहीं भी होता तो भी इन दोनों के बारे में जानना चाहता, जीएसटी के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में? बिल्कुल, शायद मैं वैसे भी इनको पढ़ रहा होता अगर मैं सीए नहीं भी बनता तो। और यही चीज़ मार्केट में आज के टाइम पे है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आप पढ़ने वाले हैं। इसको ये मत लेके चलिएगा कि एग्जाम क्रैक करने के लिए मुझे पढ़नी पड़ेगी। ये मान के चलिएगा कि आप ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिसको पढ़ने के लिए पूरी दुनिया तरसती है, लेकिन या तो उनको टाइम नहीं मिल पाता, या फिर इतना वो पैसा नहीं लगा पाते कंसल्टेंट्स की ओपिनियन लेने के लिए। आपको डिग्री के साथ मिलेगी ये वाली नॉलेज, तो लीजिए अच्छे से। ओके, सो टाइमलाइन में मोटे मोटे तौर पे आपको बता रहा हूँ, 3 से लेकर 3.5 महीने मैक्सिमम लगने वाले हैं। बट अगेन दिस इज टेंटेटिव, वो अपने दिमाग में डाल के रखिएगा, प्रिसाइजली मेरे लिए बता पाना बड़ा मुश्किल है। ओके, सो दिस इज समथिंग विच आई मेड, बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बस कम्युनिकेट करने के लिए बता रहा हूँ। ये बना लीजिएगा एक बार, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये वाला जो पार्ट है ये नोट कर लीजिएगा कहीं ना कहीं, वो जो आपका लॉजिक्स का रजिस्टर है उसके अंदर नोट करिएगा ये वाले पार्ट को। वीडियो पॉज करिए, नोट करिए, एंड देन आगे बढ़िए। अच्छा, जो जो चीज़ें निकल के आएंगी ना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ नोट करिए फिर आगे बढ़िए, ऐसी बुक के अंदर भी मल्टीपल चीज़ें निकल के आएंगी, मैं आपको नोट करवाऊंगा। छोटी मोटी चीज़ें हैं, कभी कभी बड़े नोट्स भी होंगे, जैसे कि ये आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी नोट करने के लिए आपको बोला जाएगा क्लास में ही नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। क्योंकि इनकी अगर आप कल को जाके मान के चलिए पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 2 में आपने कोई नोटिंग करी नहीं थी, और आप टीम को बोलते हैं कि चैप्टर नंबर 2 की पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, मुझे नोटिंग करनी है, टीम नहीं प्रोवाइड कर पाएगी। क्यों? मुझे प्रैक्टिकली कॉपीराइट के बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे यहाँ पे अगर आपको पूरा का पूरा चैप्टर प्रोवाइड कर दिया जाए। ये बुक जो है मैंने बहुत अपनी मेहनत लगा के, सालों लगा के ये वाली बुक्स प्रिपेयर करी हैं आपके लिए। अभी जो बुक्स प्रिपेयर हो गई हैं, नोटिंग आपके लिए करनी कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं निकल के आती। वीडियो पॉज करनी है, नोटिंग करनी है, आगे बढ़ना है। लेकिन अगर यहीं पे आप आलस दिखा जाते हैं और बाद में पीडीएफ डिमांड करते हैं, और ऐसी चैप्टर वाइज पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है स्टूडेंट्स को, तो आप तो इसका मिस यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन एक बार ये बांट दी जाती हैं तो उसके बाद ये अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोगों के पास पहुंच जाती हैं, जिनके पास पहुंच के इसके ऐसे ऐसे यूजेस होने लग जाते हैं जो कि कोई भी ऑथर जिन्होंने मेहनत करके कोई भी मॉड्यूल बनाया है वो नहीं चाहेगा कि वैसे कमर्शियल यूजेस होने लग जाए। सो आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट कि कोशिश करके जो भी चीज़ें आपको नोट करने के लिए क्लास में बोली जा रही हैं वहीं पे नोट कर लीजिएगा। अलग से कोई पीडीएफ स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं जो कि आपको प्रोवाइड करी जा सके बाद में। प्लीज़ वो सिचुएशन मत आने दीजिएगा। ओके, आई होप ये वाला पार्ट आपने नोट कर लिया होगा कि स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। बाकी इनकम टैक्स में, जीएसटी में क्या चीज़ निकल के आती हैं, स्कोर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक एक करके मैं आपको बताता रहूँगा, कवर करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ओके, ये वाले पार्ट के बारे में बात करिए। यहाँ बस मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सुन लीजिएगा, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, हम कितनी पढ़ने वाले हैं, सरकार को कितनी पता है, आईसीआई को कितनी पता है, आपसे कितना एक्सपेक्टेड है पेपर के अंदर आपको जानना चाहिए। देखिए, ये सबसे छोटा गोला जो है ना, ये वो है जो कि सीए इंटर लेवल के सिलेबस के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है। टैक्सेशन अभी तक आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ी होगी। आई एम प्रिज्यूमिंग कि बीकॉम आपने अभी तक नहीं करी है। बीकॉम करी होगी तो वहाँ पे टैक्सेशन आपने पढ़ी होगी, लेकिन अगर अकेले स्कूलिंग करने के बाद सीए आपने चालू कर दी है तो स्कूल में कहीं पे भी टैक्सेशन का आपने टी भी नहीं पढ़ा होगा। कॉमर्स में आपको अकाउंटिंग पढ़ाई दी जाती है, इकोनॉमिक्स पढ़ा दी जाती है, मैथ्स, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। टैक्सेशन आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी। तो यही मानते हुए मैं आपको सब कुछ स्क्रैच से पढ़ाने वाला हूँ, एज्यूमिंग दैट आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो सीए इंटर लेवल पे पहली बार टैक्सेशन में जो जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, एक पल के लिए मान के चलिए ये सिलेबस है आपका। हम कितना पढ़ेंगे? हम इससे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ेंगे। ये देखिए, हम इतना पढ़ने वाले हैं। दिस इज व्हाट आवर डिस्कशन इज गोइंग टू बी लिमिटेड टू। मतलब आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। जो एक्स्ट्रा मैंने आपको बता ही दिया था क्या पढ़ाया जाएगा, उतना एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा जो कि सिलेबस की चीज़ों को समझने में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे।
जैसे जैसे लेक्चर्स हमारे आगे बढ़ते जाएंगे आपको आइडिया भी लग जाएगा क्या चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, किस तरीके से मैं लिंक करवाता हूँ। प्रैक्टिकल जो भी केसेस में देखता हूँ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा होता हूँ, अलग अलग सेक्शंस में प्रैक्टिकल अलग अलग डिफिकल्टीज आती हैं, क्या डिफिकल्टीज आती हैं, किस तरीके के विजन मॉडल्स आज के टाइम पे प्रिवेल कर रहे हैं, क्लाइंट्स क्या क्या करने की कोशिश करते हैं, सरकार इनको कैसे पकड़ती है। तो वो प्रैक्टिकल कंसल्टेंसी वाले एक्सपीरियंसेस जो निकल के आते हैं वो भी बैचेस के अंदर इनकॉर्पोरेट मैं करता ही रहता हूँ अपने मल्टीपल एग्जाम्पल्स में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिलेबस आपको और ज़्यादा मज़े से समझ आने लग जाएगा, मज़े के साथ आप पढ़ने लग जाएंगे बेसिकली। तो हम यहां पे नहीं पढ़ेंगे, हम कहीं ना कहीं यहां पे होंगे। टैक्स ऑफिशियल्स के बारे में बात करेंगे, सरकार के बारे में बात करेंगे, तो उनको जो पता है वो रफली मोटे मोटे तौर पे इतना है। इंटर लेवल से ज़्यादा है क्या? हमसे ज़्यादा पता है उन्हें, हो सकता है, लेकिन अभी आपसे ज़्यादा पता है उन्हें क्योंकि आप सीए इंटर लेवल पे हैं। फाइनल लेवल पे और चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी और फाइनल लेवल पे प्रोबेबली आप इस पोजीशन पे आ जाएंगे कि टैक्स ऑफिशियल्स जो भी हैं, सरकार के जो अलग अलग ऑफिशियल्स निकल के आते हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पता होगा। क्यों? समझिए, ये कोई घमंड में आने वाली बात नहीं है कि सीएस को ज़्यादा पता होता है या इनको ज़्यादा पता होता है, या मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें इनसे ज़्यादा पता होता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कोई ना कोई बैकिंग है। सीए फाइनल लेवल के टैक्सेशन को अगर आपने पढ़ रखा है तो आपने इंटर लेवल के जितने भी सेक्शंस हैं वो भी पढ़े, और इसके बाद फाइनल लेवल पे क्या होता है, इंटर लेवल का सिलेबस होता है प्लस बाकी डिपार्टमेंट के बहुत सारे सेक्शंस निकल के आते हैं, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। तो आपने काफ़ी बार टैक्सेशन को पढ़ रखा है, रिफाइन कर रखा है, ये एग्जाम्स को भी क्रैक करा है, ये एग्जाम्स को भी क्रैक करा है। आपकी सिस्टमैटिक लर्निंग का जो प्रोसेस है वो अच्छे अच्छे लेवल से गो थ्रू हो चुका है। टैक्स ऑफिशियल्स के बारे में बात करेंगे तो आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। आपको अगर इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है और सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स देके वो रूट से अगर आप बनते हैं, तो काफ़ी बार मेरे पास, मतलब ये वाला बैच भी अटेंड कर रहे हैं काफ़ी सारे टैक्स ऑफिसर्स, तो टैक्स ऑफिसर्स में आप एक चीज़ पाएंगे। होता क्या है मेरे पास, मतलब मुझे स्टार्टिंग में जब ऐसे केसेस आने लगे थे तब मुझे काफ़ी स्टार्टलिंग लगा था कि ये हो क्या रहा है ये। So there's a lot of people who become income tax officers first and then they get to know about what income tax contains. उनको पहले टैक्स ऑफिसर बनने से पहले इनकम टैक्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती कि उनको टैक्सेशन लॉ के बारे में पता हो। सिविल सर्विसेज के एग्जाम क्रैक करने के लिए उनको टैक्सेशन सब्जेक्ट चूज करना ये मैंडेटरी होता ही नहीं है। So you can become a tax officer first and then you start learning about taxation. You don't really have to know taxation beforehand before becoming a tax officer, which is very strange. आपको अगर टैक्स ऑफिसर बनना है तो पहले वो चीज़ आपको प्रोबेबली थोड़ी तो पढ़नी चाहिए और उसी चीज़ पे आपको थोड़ा टेस्ट करा जाना चाहिए। ऐसे ही मुझे लगता है जिनको टैक्सेशन की नॉलेज है उनको थोड़ा तो एज मिलना चाहिए ये वाली पोस्ट ऑक्यूपाई करने के लिए, जहाँ पे आपकी टैक्सेशन की नॉलेज बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है पूरे करियर में। दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी मच डिबेटेबल। तो उस पर डिबेट करने की ज़रूरत नहीं है हमें कि यहाँ पे टैक्सेशन असेस करी जानी चाहिए नहीं करी जानी चाहिए। द ओनली रीजन वाई आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आपको ज़्यादा पता हो टैक्स ऑफिशियल से, उसके पीछे बैकिंग क्या निकल के आती है, दैट इज समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि आपने फॉर्मली इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब ये टैक्स ऑफिशियल बनने के बाद भी काफ़ी सारे ऑफिशियल्स जो होते हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं एंड दे आइदर टेक कोर्सेज और दे देमसेल्व्स गेट इनटू ट्रेनिंग्स जहाँ पे इनको टैक्सेशन के बारे में पता चल जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है बहुत सारे टैक्स ऑफिशियल्स ऐसे हों जो कि आपसे बहुत ऊपर निकल जाएं टैक्सेशन की नॉलेज में, क्योंकि आप ढीले बैठ गए थे और इन्होंने पढ़ाई कर करके अपने आप को अपस्किल कर लिया। तो कभी भी घमंड में मत आइएगा, पढ़ाई करते रहिए, आप भी ऊपर रहेंगे वो भी ऊपर रहेंगे, सब ऊपर है, सबकी नॉलेज जो है वो अप टू डेट रहे, दोनों के लिए ही अच्छा है। ओके तो सीए फाइनल करने के बाद, अच्छा टैक्स बेस, ये देखिए मैंने क्या दिखा रखा है, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट आउट कर रखा है दैट टैक्सेशन के बारे में अगर आप बात करेंगे तो लॉ इतना बड़ा निकल के आता है, देयर कैन नॉट बी एनी सिंगल पर्सन ऑन द प्लैनेट हु कैन पॉसिबली क्लेम कि मुझे तो टैक्सेशन के बारे में सब कुछ पता है, मुझे कोई किताब की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने केस लॉज हैं, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, एक्ट वगैरह वगैरह, मुझसे कुछ भी पूछ लो मैं पढ़े बिना बता पाऊंगा। नोबडी कैन डू इट। मैं नहीं कर सकता, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर वो नहीं कर सकते, कोई भी इंसान लाके खड़ा कर दीजिएगा जो कि क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो टैक्सेशन के गॉड हैं। वो गॉडनेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी एक बार मैं क्वेश्चन पूछने शुरू करूंगा उसके बाद। देयर इज नोबडी हु कैन पॉसिबली क्लेम कि सब कुछ पता है हमें टैक्सेशन के बारे में, बिकॉज इट इज वेरी वास्ट, वेरी वेरी वास्ट। इतने सर्कुलर्स, लाखों सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, केस लॉज, इतना ज़्यादा वाइड है इसका एम्बिट दैट यू कैन नेवर क्लेम कि मुझे सब कुछ पता है। यू कैन ऑलवेज जस्ट ट्राई टू कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे एंड डेली आप ग्रो करते रहेंगे, विच इज़ वाई ये टर्म आपको कम देखने को मिलेगी। जो लोग थोड़े लर्नर्ड होते हैं दे डोंट यूज द टर्म टैक्स एक्सपर्ट, दे यूज द टर्म टैक्स प्रैक्टिशनर। प्रैक्टिस करते हैं हम इसको, धीरे धीरे अपने आप को ओन करते जा रहे हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाते जा रहे हैं। तो कह रहे छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो टैक्स बेस अगर इतना निकल के आता है तो इंटर लेवल पे इतना आपको पढ़ाने के लिए बोला जाता है कि इतना हम पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे हम होंगे ही, अभी से ही होंगे। सीए फाइनल लेवल पे इतना आपको पढ़ाया जाएगा
एंड सीए फाइनल लेवल पे जब पहुंचेंगे आप, उस टाइम पे भी डिस्कशन हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रही होगी। उस टाइम पे भी पूरा क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, पूरा पढ़ने के लिए आप मान के चलिए एक जिंदगी भी कम पड़ेगी। इतनी सारी चीजें निकल के आती हैं और सारी की सारी आपके लिए प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होने भी नहीं वाली। लाखों टाइप के क्लाइंट्स हो सकते हैं, सारे टाइप की इंडस्ट्रीज के लोग आपके क्लाइंट नहीं बनने वाले, उसमें से कुछ ही बनने वाले हैं। जब जब जो जो बनते जाएंगे उनके लिए आपको इंटरप्रिटेशन करनी सिखा दी जाएगी कि लॉ की इंटरप्रिटेशन कैसे करी जाती है, और क्लाइंट का जो भी केस निकल के आता है वो सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिकली आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो उतना केपेबल आपको बना दिया जाएगा, लॉ में कहीं का भी केस आ जाए आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। सो अगेन अ डिस्कशन दैट यू डोंट रियली हैव टू नोट, बट दिमाग में डाल के रखिएगा, आपको पता होना चाहिए स्कोप होने क्या वाला है हमारी डिस्कशन का। चलिए चालू करते हैं जीएसटी को। चैप्टर नंबर 1 यहां से हमारा चालू होने वाला है। इंट्रोडक्शन। पहले चैप्टर के अंदर आपको जीएसटी की बेसिक्स बताए जाएंगे, और ये बेसिक्स एक्चुअली बेसिक्स नहीं होने वाले, यहाँ पे आपको काफ़ी एडवांस चीज़ें बता दी जाएंगी। एक तो ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूंगा जो प्रैक्टिकली आप देखेंगे मेजरली कंसल्टेंट्स को भी नहीं पता कि आईटीसी का जो तरीका है आज के टाइम पे वो चलता है कैसे, वो सबको पता है जितने भी कंसल्टेंट्स निकल के आएंगे, लेकिन वो तरीका वैसा है क्यों। बहुत सारे तरीके हो सकते थे उस चीज़ को अंजाम देने के, लेकिन आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट निकल के आता है जीएसटी का। आपको दुनिया बता देगी कैसे काम करता है, आईसीए के मॉड्यूल्स में भी मिल जाएगा, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है और तरीके क्या हो सकते थे, और जो तरीके हैं उनमें दिक्कतें क्या निकल के आती हैं। मज़ा तब आता है जब इन चीज़ों पर डिस्कशन करी जाए, और तब आपको जो आज के टाइम पे तरीका प्रिवेल कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना भी कहीं ना कहीं आ जाएगा कि हाँ ये वाला तरीका सही क्यों है और वर्ल्ड वाइड इसको अडॉप्ट क्यों कर रखा है। सो आई टेल यू ऑल ऑफ दैट, करेंगे वो सारी की सारी डिस्कशन, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, मेरे मॉड्यूल में एक और चीज़ आपके लिए मैंने कर रखी है, मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्या कर रखा है। अब मेरे पढ़ने के टाइम पे मुझे दिक्कत क्या आती थी, मुझे अगेन 2 टाइप के टीचर्स मिले थे। एक जो बस किताब में जो भी लिखा हुआ है वही पढ़ा रहे हैं, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं पढ़ा रहे। इस अप्रोच में दिक्कत क्या है, आपको कुछ भी नया जानने को नहीं मिलेगा, आपको वही पढ़ाया जाएगा, बस रीडिंग करवाई जाएगी क्लास के अंदर, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। ये चीज़ तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। टीचर से कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि मटीरियल में जो भी लिखा है उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ बताइए, लॉजिक समझाइए, रीजनिंग बताइए, लर्निंग टेक्निक्स बताइए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करिए। तो ये भी दिक्कत वाली चीज़ थी। एक और टाइप के टीचर्स मुझे जो कहीं ना कहीं मिले थे, उनमें दिक्कत क्या हुई थी, वो सब कुछ बताते थे, डिटेल में चीज़ें बताते थे, लेकिन ये नहीं बताते थे कि कौन सी चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, कौन सी चीज़ सिलेबस का पार्ट है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है समझिए। मेरे एक टीचर है, उन्होंने मुझे कोई कॉन्सेप्ट बता दिया, बहुत डिटेल में जाके बता दिया, इसमें ये भी है वो भी है, एक्स्ट्रा बहुत सारी नॉलेज दे दी, पर मुझे बताया ही नहीं कि क्या एक्स्ट्रा है, क्या पेपर के लिए है। तो पेपर में अगर उन्होंने जितनी भी एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे दी है, गलती से अगर मैं वो लिख के आ जाऊंगा तो क्या मार्क्स मिलेंगे? नहीं। एक और फन फैक्ट बताता हूँ आपको, हमारे कोर्स के ये जो पेपर्स होते हैं, वो पेपर्स को चेक करने वाले जो लोग होते हैं, क्या लगता है वो टैक्सेशन के एक्सपर्ट होते होंगे? आप जो टैक्सेशन का पेपर दे के आएंगे, आपका पेपर जो भी चेक करेंगे, क्या उनको टैक्सेशन की बहुत ही बढ़िया भरपूर नॉलेज होएगी? नहीं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होएगी। वो कॉलेज के प्रोफेसर्स भी होते हैं, सीएस भी होते हैं, लेकिन सारे के सारे टैक्सेशन ऑडिट जितने भी आपके पेपर चेक होने वाले हैं, सबके एक्सपर्ट्स नहीं होते, सब सब्जेक्ट से अपडेटेड नहीं होते। तो पेपर चेक कैसे कर रहे हैं वो, उनको दी जाती है मार्किंग स्कीम, उनको बताया जाता है ये क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए, वो मैच करेंगे, आंसर आपका मैच कर गया तो वो उस पर मार्क्स आपको दे देंगे, आंसर आपका मैच नहीं करा तो उसको काट दिया जाएगा, चाहे वो लॉजिकली करेक्ट हो। तो हमें करना क्या है, हमें जो आईसीए के आंसर्स निकल के आते हैं पहले उसको समझना है, लर्न करना है, और लर्न करने में कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बताया जाएगा आंसर क्या निकल के आता है और वही लिख के आना है। तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज, मैंने अगर बहुत सारा ज्ञान आपको दे दिया, इधर उधर की चीजें बता दी, और ये नहीं बताया कि सिलेबस का क्या पार्ट है और क्या पार्ट नहीं है, और आप वो एक्स्ट्रा ज्ञान जो कि आपको दिया गया था जो सही है, आप वो पेपर में लिख के आ गए, तो क्या एग्जामिनर को मार्किंग स्कीम के अंदर वो एक्स्ट्रा ज्ञान मिला होगा एसीए के द्वारा? नहीं मिला होगा, क्योंकि एसीए की मॉड्यूल में वो सारी चीजें नहीं लिखी थी। सो इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट ज्ञान बीइंग ट्रू, क्या एग्जामिनर को लगेगा आपने कुछ ना कुछ गलत पेल दिया यहाँ पे आंसर में? हाँ, और वो काट देगा उसको, तो ये नहीं चाहिए हमें। सो व्हाट आई हैव डन इज, मेरे मटेरियल में कुछ भी आपको प्रिंटेड अगर मिल गया, ये लिखा हुआ मिल रहा है ना आपको, ये आपको एग्जैक्टली ऐसे के मटेरियल में भी मिलेगा। अगर मैंने कहीं पे भी लिखने में कोई एक्स्ट्रा चीज लिखी है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, यू विल ऑलवेज फाइंड द वर्ड्स रिटन जस्ट फॉर, मतलब ये पूरा लिखा होगा जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, मतलब पूरा लिखा होगा। लिखना ही पड़ता है मुझे, नहीं तो बोलो कि स्पेलिंग नहीं आती। तो बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज, मेरे मटेरियल में कुछ भी आपको प्रिंटेड मिल रहा है तो आपको पता होगा कि ये सारी की सारी चीजें सिलेबस का पार्ट हैं, आईसीए के मटेरियल में लिखी हैं, पेपर में आप कोड करके आएंगे तो आपको मार्क्स ही दिए जाएंगे, उसको काटा नहीं जाएगा। कोई भी पार्ट है जो कि मैंने लिखा हुआ है बुक के अंदर प्रिंट कर रखा है और वो मेन सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपको मेन सिलेबस की चीजें ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है,
तो उसमें मैंने पहले लिखा हुआ है जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, वही पूरा पूरा, एंड देन वो चीज़ को मैंने कोट कर रखा है। सो व्हाट विल हैपन इज आप इसको पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे, एंड यू वुड ऑल्सो नो दैट ये चीज़ पेपर के अंदर कोट नहीं करके आनी है, आपके दिमाग को ये चीज़ पता होगी। तो कुछ भी पढ़ने के टाइम पे डिलेमा में नहीं होने वाले आप कि यार ये पेपर में कोट करके आना है, नहीं कोट करके आना है, बुक का पार्ट है नहीं है, वो दिक्कत आपको नहीं होने वाली। सो दिस इज समथिंग विच आई हैव डन। अगेन धीरे धीरे करके मॉड्यूल में आपको समझाता भी रहूंगा, चलते चलते जैसे जैसे चैप्टर्स हमारे चलते जाएंगे। प्रोबेबली हो सकता है अभी लेक्चर 1 में आपको लग रहा हो यार ये तो कितनी सारी चीज़ें हो गई मॉड्यूल के बारे में समझने की। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठता जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको रट्टा मारना पड़ेगी इस मॉड्यूल में क्या करा गया क्या नहीं करा गया। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। देखिए बेसिक सेंटेंस है, एग्जैक्टली सेम सेंटेंस आईसीए के मटेरियल में मिलेगा आपको, लेकिन उनके में क्या होगा, जो स्ट्रेस वर्ड्स होते हैं ना, जो आपको ध्यान से देखने चाहिए, जिनको अगर आप इग्नोर कर देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, या फिर इनको इग्नोर करेंगे तो टेक्निकल वर्ड्स आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने इन वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए, ताकि पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग इनको ढंग से पढ़े, स्ट्रेस मार के रीड करे, अच्छे से रीड करे, इनको गलती से भी भूल नहीं जाए। उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, काफ़ी सारे वर्ड्स को मैंने कैपिटलाइज भी कर रखा है और बोल्ड भी कर रखा है। इससे बस पढ़ना आसान हो जाएगा, चीज़ों को पिक्चराइज करना आसान हो जाएगा, रिटेन करना आसान हो जाएगा। क्या पेपर में आपको ऐसे लिख के आना है एग्जैक्टेड बाय? नो, दिस इज नॉट करेक्ट ग्रामर। ग्रामेटिकली अगर आप बात करेंगे दिस इज इनकरेक्ट। ग्रामेटिकली अगर आप बात करेंगे इसको बोल्ड करना इज इनकरेक्ट। यू डोंट हैव टू डू आइदर ऑफ दीज थिंग्स इन द पेपर, बट जस्ट अगर आप इसको रीड करेंगे ना तो रीड करना आपके लिए आसान हो जाएगा, और पेपर में कोट कर पाना, चीज़ों को रिटेन कर पाना, वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। पढ़ते पढ़ते अगेन आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। जैसे देखिए यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या होता है बता दूंगा मैं आपको। तो अगेन दिस इज एन एम्फेसिस वर्ड, क्योंकि यहाँ पे विदाउट लेजिस्लेचर है, यहाँ पे विद लेजिस्लेचर है, तो दोनों में इसको हाईलाइट कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, बोल्ड कर दिया। होगा क्या, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ चेंज हो गई? नहीं, मैटर आपका वही है, कॉन्टेक्स्ट वही निकल के आता है। बस ये करने से जब हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं चीज़ों को, तो हम मेन चीज़ों को इग्नोर नहीं करते, जो कि वैसे अगर ये सारा शॉर्ट में ही होता, कैपिटलाइज नहीं होता, लोअर केस में होता, तो प्रोबेबली इसको जल्दी से पढ़ जाते, शायद हम ध्यान नहीं देते। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा कैसे कैसे हेल्प करेंगी। ओके, तो पहले इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया जा रहा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जीएसटी के बारे में बात करी जा रही है। ऑडियो में कुछ ना कुछ इशू आ गया था, मैंने 30-40 मिनट की और रिकॉर्डिंग कर दी थी, बाद में जाके पता चला ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो मुझे रिपीट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक बेसिकली हमारा ऑडियो रिकॉर्ड हो गया था, सही से रिकॉर्ड हुआ था। इसके बाद मैं आपको पढ़ाना चालू करता हूँ। बेसिकली वाला पॉइंट जो है ये हमने पढ़ना चालू कर दिया था, जहाँ से ऑडियो खराब होना चालू हो गया। ये भी दिक्कतें आती हैं क्या लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में। कोई नहीं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, टैक्स में बी डिफाइंड। कौन से टैक्स के बारे में बात करी जा रही है? इनकम टैक्स, जीएसटी, हर टाइप के टैक्स के बारे में बात करी जा रही है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जितनी डिफिकल्टी आपको लॉ को समझने में आएगी, टैक्सेशन एज अ सब्जेक्ट इसको समझने में आएगी, वो डिफिकल्टी तो मैं आपकी खत्म कर दूंगा। लेकिन एक जगह है जहां पे आपकी डिफिकल्टी मैं भी खत्म नहीं कर पाऊंगा, और वो कौन सी जगह है? मेरी राइटिंग समझने में। ये समझना थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। लॉ समझना आपको आ जाएगा, ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से लॉ के साथ साथ आपको थोड़े टाइम में समझ आने लग जाएगा। कहीं पे भी दिक्कत आती है, कोई भी वर्ड आपको समझ नहीं आता, मैंने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मुझसे पूछ लीजिएगा अलग से, मुझे उसकी फोटो भेज के मैं आपको बता दूंगा मैंने क्या लिखा है। ठीक है, एनी टाइप ऑफ टैक्स, कोई भी टैक्स के बारे में बात करी जा रही है। टैक्स में भी डिफाइंड एज अ पेक्यूनियरी बर्डन। व्हाट इज पेक्यूनियरी? मॉनेटरी बर्डन। मॉनेटरी बर्डन जो कि ले डाउन करा जाता है किन पे? इंडिविजुअल्स पे या प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी ओनर्स पे, टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। सरकार को सपोर्ट करने के लिए मैं कोई भी पेमेंट क्यों करूं? पहला सवाल ये निकल के आता है। देखिए सरकार को सपोर्ट करके भी इनडायरेक्टली आप अपने आप को ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? एक पल के लिए मान के चलिए टैक्सेस जो भी निकल के आते हैं वो आप पे नहीं करते, अगले दिन से क्या होने लग जाएगा? सरकार जो भी काम कर रही थी, जो करने के लिए इनको टैक्सेस चाहिए थे, वो नहीं कर पाएगी। सरकार के रोल क्या निकल के आते हैं, सोचना चालू करिए। बैठे बैठे ना लगता है कि सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन आप गिनने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। When I say this, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी। आई एम नॉट सेइंग बीजेपी बहुत बढ़िया है, कांग्रेस बहुत बढ़िया है, आप बहुत बढ़िया है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छे पॉइंट्स भी निकल के आते हैं, बुरे भी निकल के आते हैं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और रादर एज अ प्रोफेशनल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निकल के आती है? हम लॉ को समझें द वे इट इज सपोज टू बी अंडरस्टूड। पॉलिटिकल डिबेट्स में मैं कभी भी पढ़ता भी नहीं हूं, ना ही पढ़ूंगा। आपको पूरा का पूरा बैच खत्म हो जाएगा, आपको ये पता ही नहीं चलेगा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ मैं इंक्लाइंड हूं, किसकी तरफ नहीं हूं। मेरी जो भी इंक्लिनेशन है वो अलग होनी चाहिए, क्लासेस के अंदर ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए, और वो मैं आने भी नहीं देता।
तो खैर जब भी मैं कोई भी टैक्सेस के कोई भी लॉ के अंदर किसी भी चीज़ की तारीफ करूं या किसी भी चीज़ की बुराई करूं, नेवर ट्राई टू कंस्ट्रू इट एज समथिंग विच आई एम सेइंग फॉर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी कि इन्होंने बहुत बढ़िया करा, इन्होंने बहुत बुरा करा। हर एक ने बढ़िया काम करे, हर एक ने बुरे काम भी करे हैं। वे नॉट हेयर टू डू पॉलिटिकल डिस्कशन, वे हेयर टू अंडरस्टैंड टैक्सेशन लॉ, और वही हमें करना भी है। खैर आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन को, व्हाट आई वाज सेइंग इज, हम जब भी टैक्सेस पे करते हैं सरकार को, तो बैक एंड में अगर करप्शन और ये सारी गलत चीजें जो भी होती हैं उनको हटा दिया जाए, तो होना क्या चाहिए आइडियली, जो भी हम इनको पे कर रहे हैं टैक्सेस के नाम पे, घूम के बेनिफिट की तरह हमारे पास ही आना चाहिए, और थोड़ा बहुत आता भी है। कैसे आता है, गिनना चालू करिए। आज के टाइम पे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है अलग अलग तरीकों से। पुलिस की तरह प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करी जाती है, पुलिस बेसिकली प्रोटेक्शन देती है। नेशनल लेवल पे आर्मी आपको देती है, नेवी देती है, एयरफोर्स आपको देती है। इनमें से कोई भी ऐसे नहीं है जिनके बिना आप जी पाएंगे। ये तो आपको सीधा सीधा दिख ही जाते हैं कि क्राइम कोई छोटे मोटे होते हैं, बड़े क्राइम होते हैं, हर एक में आप पुलिस के पास जाके रिपोर्ट कर पाते हैं, उस इंसान को इम्प्रिजन करवा पाते हैं, प्रूव हो जाता है तो उसको जेल में भी डलवा पाते हैं, जेल में वो टाइम सर्व करता है। पुलिस के लिए खर्चा होता है, जेल मेंटेन करने के लिए खर्चा होता है, लॉयर्स हायर करवाती है, सरकार हायर करवाती है, अगर कोई इंसान खुद से हायर नहीं कर पाता तो उस पर खर्चा होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ये चलाने होते हैं, उस पर खर्चा होता है। पूरे देश को वैक्सीनेट करना होगा, कोविड वैक्सीन लगवानी होगी। अकेले आपका वैक्सीनेट होना काफी नहीं है। अकेले आप वैक्सीनेट हो जाएंगे, आपके पास पैसे हैं, क्या वो काफी होने वाला है? नहीं। आसपास वाले लोग इन्फेक्टेड होने वाले हैं तो भी आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो सबको वैक्सीनेट करवाना है, सबके पास पैसे हैं नहीं, कौन पे करेगा? सरकार पे करेगी। कहां से आएगा पैसा? टैक्सेस से आएगा। सरकारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट कर रही है ताकि बैंक्स में हमारे पैसे जो रखे हुए हैं वो रातों रात गायब नहीं हो जाए, बैंक उसको मिसयूज नहीं कर जाए। तो आरबीआई रेगुलेट कर रही है, स्टॉक मार्केट्स से भी रेगुलेट कर रही है ताकि स्टॉक मैनिपुलेशन होकर अगेन जो भी आपके इन्वेस्टर्स निकल के आते हैं उनको लॉसेस नहीं हो जाए। तो सरकारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस निकल के आती हैं, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, एफएसएसएआई, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको लेके चलिए, फूड रेगुलेटर्स वगैरह वगैरह, हर एक का बहुत मेजर रोल आपको दिखने लग जाएगा आपकी लाइफ के अंदर। इन ऑर्गेनाइजेशंस को हटा देंगे जो कि टैक्सेस से चल रही हैं, तो आपको दिखने लग जाएगा कि प्रैक्टिकली लाइफ चला पानी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। रोड्स, अलग अलग टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव गांव में बिजली, पानी, ये सारी चीज़ें पहुंचाना। आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने पहुंचा दिया, हर जगह पहुंचा दिया, देश में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, नहीं। बहुत सारी चीज़ें जहां पे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। हम टैक्सेस जो भी पे कर रहे हैं पूरे प्रोबेबली यूटिलाइज नहीं हो रहे, करप्शन में बहुत सारा पैसा जा रहा है, ढंग की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करी जा रही जितने लेवल पे प्रोवाइड करी जानी चाहिए। हर जगह पे गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, जहां पे हैं वो अच्छे से चलने चाहिए। आज के टाइम पे बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है सारों की। तो आई एम नॉट सेइंग कि सारी चीजें परफेक्ट हैं। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि टैक्सेस जो भी आप पे कर रहे हैं, अगर कोई ये स्टेटमेंट देता है कि मेरे टैक्सेस से तो मुझे कोई भी फायदा नहीं मिल रहा, तो वो स्टेटमेंट थोड़ी गलत है। फायदे आपको मिल रहे हैं, वो बेटर हो सकते हैं क्या? डेफिनेटली बेटर हो सकते हैं। ओके, सो इट इज अ पेक्यूनियरी बर्डन। कोई भी टैक्सेस के बारे में बात करेंगे, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स वगैरह वगैरह, इट इज अ पेक्यूनियरी बर्डन, मॉनेटरी बर्डन, जो कि इंडिविजुअल्स पे या प्रॉपर्टी ओनर्स पे लगाया जाता है टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। एंड इट इज अ पेमेंट जो कि एग्जैक्टेड होती है बाय अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। पढ़ के नहीं पता चलता क्या बोला जा रहा है, ज्यादा ही टेक्निकल हो गया। एग्जैक्टेड बाय का मतलब क्या होता है? पेमेंट जो कि निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है? लेजिस्लेटिव अथॉरिटी से, यानी कि लॉ बनाने की अथॉरिटी, लॉ बनाने की पावर जो सरकार को दी गई है। कैसे दी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन से दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला, एक एक करके आगे जाके हम पढ़ेंगे, सब कुछ हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो ये वो पेमेंट है जो कि लीगली इनके पास अथॉरिटी है निकलवाने की, और वो अथॉरिटी को यूज करके निकलवाते भी हैं। आप नहीं पे करेंगे तो इनके पास अलग अलग तरीके निकल के आते हैं आपको पनिश करने के, जेल में भी डाला जा सकता है। तो वो पार्ट भी हमारा है, लेकिन वो जेल में डालने वाले जो प्रोविजंस हैं, पीनल प्रोविजन जो भी निकल के आते हैं, असेसमेंट रेट, ये सारी चीज़ों के बारे में आपका जानने का मन होगा। तो ये सारी चीज़ें आप जानेंगे, लेकिन कब? सीए फाइनल में। इंटर लेवल पे आपको क्या पढ़ाया जाएगा? लॉ बोलता क्या है, करना क्या है, टैक्सेस कैसे पे करने हैं, कितने पे करने हैं, अगर नहीं पे करोगे तो कैसे कैसे पनिश करा जाएगा, वो फाइनल लेवल पे कवर होता है। तो लग रहा होगा मेन पार्ट जो है रेड वाला, स्क्रूटनी वाला, वो तो फाइनल में कवर्ड है। सारा एक्साइटिंग पार्ट तो वहां पे डाल दिया। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे जो भी पढ़ेंगे वो भी बहुत एक्साइटिंग पार्ट है। आपको बताया जाएगा कैसे कैसे आपको टैक्सेस देने चाहिए, लोग कैसे नहीं देते वो मैं आपको बताऊंगा, इवेजन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो सारी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, वहां पे भी सीए फाइनल लेवल पे भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। खैर आगे बढ़िए। टैक्स, कोई भी टैक्सेस के बारे में बात करी जा रही है, इट इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन। ये नहीं है कि पे करना है तो कर दो, नहीं करना है तो मत करना। अगर ऐसा बोल दिया तो कोई भी नहीं पे करेगा, प्रोबेबली मैं भी पे नहीं करूंगा। क्यों? अपनी जेब से, अपनी इनकम का, इतनी मेहनत से कमाई गई इनकम का 30, 40, 50% पे करना किसी को भी वारा नहीं खाता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये पे करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये रियलिटी है कि भाई ये सारे जो भी खर्चे निकल के आते हैं, कॉमन खर्चे निकल के आते हैं, देश के लिए जो भी खर्चे निकल के आते हैं, ये करने के लिए आपको पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, और वो ऐसे ही लोगों से आएगी जो इनकम कमा रहे हैं। तो पे करना चाहिए, लेकिन अगर ये वॉलंटरी हो गया, कोई नहीं पे करेगा।
विच इज़ वाई दिस इज़ नॉट वॉलंटरी, इट इज़ एन इन्फोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। इन्फोर्स करके लिया जाता है। अगर पेबल है और आप पे नहीं करेंगे तो इन्फोर्स करके आपको जेल में डाल के निकलवा लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी बेच के निकलवा लेंगे, लेकिन निकलवा लेंगे। एग्जैक्टेड, एग्जैक्टेड यानी कि निकलवाया जाता है पर्सुएंट टू, क्या करके, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को यूज करके, लॉ बनाने की अथॉरिटी को यूज करके। ओके, इन सिंपल वर्ड्स टैक्स क्या है? इट इज नथिंग बट मनी जो कि लोगों को पे करना पड़ता है। दे हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, जो कि यूज करा जाता है क्या करने के लिए? उनको ही सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। अगर इतना अच्छे से हो रहा होता किसी को भी देने में शायद इतनी दिक्कत नहीं होती। प्रैक्टिकली आज के टाइम पे करप्शन बीच में आ जाती है, जहां पे लोगों को ऐसा होता है कि मैं जो पे कर रहा हूं ये पता नहीं मुझे फायदे की तरह मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ना ही पे करें तो बेटर है। तो ठीक है, सरकार की साइड से भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इम्प्रूव हो सकती हैं, देखते हैं कब इम्प्रूव होती हैं। खैर अभी हम पढ़ते हैं लॉ के अंदर क्या प्रोवाइड करा गया है। पॉइंट नंबर 2 के अंदर देखिए आपको क्या बताया गया। यहाँ पे आपको डिफरेंसेस बताए गए हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में और इनडायरेक्ट टैक्सेस में दोनों में डिफरेंसेस होते क्या हैं, डिफरेंसेस देख लेंगे, लेकिन ये है क्या। बेसिकली मैंने आपको बताया ना, कोई भी टाइप के टैक्सेस जो भी लगाए जा सकते हैं इकोनॉमी में, उनकी दो कैटेगराइजेशन हो सकती है, दो क्लासिफिकेशन हो सकती है। पहली क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। जितने भी टैक्सेस आज के टाइम पे लगाए जाते हैं वो या तो यहाँ पे आएंगे या फिर यहाँ पे आएंगे, ये दो ही कैटेगरीज है। अब ये दोनों है क्या और दोनों कैटेगरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकी नेचर क्या निकल के आती है, वो यहाँ पे आपको बताई गई है डिफरेंसेस की तरह। तो चलिए पढ़ना चालू करते हैं, और पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे, जो डिफरेंसेस आते रहेंगे लॉजिक के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। पहला पॉइंट क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस जो भी निकल के आते हैं ये क्या होते हैं, किस पे लगाए जाते हैं? ये लगाए जाते हैं ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। किसी भी इंसान की जो भी इनकम निकल के आती है, जो भी वेल्थ निकल के आती है, उस पे लगाए जाने वाले जो टैक्सेस होते हैं, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाएं, उनको क्या बोला जाता है, वो किस नेचर के होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस। अब इनकम पे लगाए जाने वाले टैक्स को क्या बोला जाता है, वो तो आपको पता है, इनकम टैक्स। लेकिन ये क्या है? वेल्थ पे लगाए जाने वाला टैक्स। ऐसा कौन सा टैक्स होता है, कभी सुना है? आपने प्रोबेबली सुना नहीं होगा, क्यों? आज के टाइम पे लग नहीं रहा, लेकिन ये भी इंडिया में लगता था, काफी अच्छे खासे टाइम के लिए लगा है। आज के टाइम पे नहीं लग रहा, इसको रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है वाले एक्ट को। आज के टाइम पे टैक्स नहीं लगाया जा रहा। तो पहले कभी हुआ करता था वेल्थ टैक्स एक्ट, जो कि देखता था कितने की प्रॉपर्टी आपके पास है, कितने की वेल्थ आपके पास है, सोना चांदी वगैरह वगैरह सारी वेल्थ आपको एक्यूमुलेट करके बतानी होती थी। एंड देन देयर वाज अ डिटेल्ड फॉर्मूला, वो लगा के आपको कंप्यूट करना होता था कि पर ईयर आपको कितना कितना पे करना पड़ेगा। तो ये इसके बारे में बात करेंगे, जो वेल्थ पे टैक्सेस लगाए जाते हैं या इनकम पे जो भी लगाए जाते हैं, दोनों की नेचर क्या होती है? डायरेक्ट टैक्सेस की नेचर होती है। अब इनको डायरेक्ट क्यों बोला जा रहा है और इनको इनडायरेक्ट क्यों बोला जा रहा है, कुछ ही देर में आपको बता दूंगा। पहले ये वाले पॉइंट को रीड करिए। इनके बारे में अगर आप बात करेंगे ना, वो टैक्सेस के बारे में जो कि इनकम पे लगाए जाते हैं, वेल्थ पे लगाए जाते हैं, इनमें होता क्या है? द पर्सन हु इज बेयरिंग द कॉस्ट ऑफ दीज टैक्सेस एंड जो एक्चुअली वाले टैक्सेस सरकार तक पहुंचा रहा है, दोनों के दोनों लोग एक ही होते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान के चलिए मैंने आपको बताया मेरी करंट एनुअल इनकम निकल के आती है, लेट से 15 करोड़ की। अब भाई 15 करोड़ की जो मेरी एनुअल इनकम निकल के आ रही है, उसमें से मैंने आपको बताया है दैट टैक्सेस के नाम पे मुझे पे करना पड़ रहा है यहाँ पे अमाउंट, लेट अस से 14 करोड़ का। अच्छा 14 करोड़ तो बहुत ही ज्यादा हो गया, 7 करोड़ का, इतना मुझे पे करना पड़ रहा है। तो ये 15 में से 7 करोड़ रुपए जो मुझे सरकार कह रही है आपको पे करना पड़ेगा, किसके नाम पे? इनकम टैक्सेस के नाम पे। ये खर्चा बेयर कौन करेगा? मैं बेयर करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे ऊपर लगाया जा रहा है इनकम टैक्सेस के नाम पे। बेयर मुझे करना है, ठीक है, लेकिन सरकार तक पहुंचाना किसको है? यानी कि ये पेमेंट सरकार तक करनी किसको होगी? मुझे खुद करनी होगी या मैं किसी को पेमेंट करूंगा, वो सरकार को पेमेंट करेंगे? दी आंसर इज मुझे खुद को ही पेमेंट करनी होगी। ये शायद आपने देखा होगा अपने फादर मदर जो भी इनकम कमा रहे हैं उनके केस में, कि वो कैसे इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं। बेशक बेशक आपको प्रोसीजर नहीं पता हो, लेकिन इतना पता होगा कि बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होता, सीधा हम ही सरकार के पास पेमेंट पहुंचाते हैं। तो इनकम टैक्स जो भी पे करना है ये खुद ही पे करना होता है। विच इज वाई यहाँ पे हो क्या रहा है, जो कमा रहा है उसी पे लगाया जा रहा है, उसी को बेयर करना पड़ रहा है, और वो ही पूरा का पूरा अमाउंट सरकार तक पहुंचा रहा है। हेंस द नेम डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्टली उस इंसान से कलेक्ट करिए जिसके ऊपर आपको ये लगाने हैं, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं होने वाला। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करेंगे ना, यहाँ पे मिडिल मैन होता है बीच में। एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा, दिमाग में बैठ जाएगा। रीड करिए पहले वाले पार्ट को। ये जो होते हैं ये लेवी करे जाते हैं ऑन द प्राइस ऑफ गुड और सर्विस। मार्केट के अंदर आप चॉकलेट खरीदने के लिए जाते हैं, या कोई भी सर्विसेज अवेल करने के लिए जाते हैं, बाल कटवाने के लिए जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं कोई भी रेस्टोरेंट में, तो ये सारी चीजें कंज्यूम करने के टाइम पे आप देखते होंगे कि जो भी आप पे कर रहे हैं ना प्राइस के नाम पे, वो प्राइस पे प्राइस का ही कोई ना कोई परसेंटेज वो ऐड कर दिया जाता है जीएसटी के नाम पे। एग्जाम्पल, खाना खाने गए हैं,
₹200 खाने के नाम पे लिए गए, प्लस 5% ₹200 का ऐड कर दिया गया, यानी कि ₹10 यहाँ पे ऐड कर दिए गए, टोटल ₹210 ले लिए गए। तो ये जो ऐड करा गया था, ये क्या है? ये एक टैक्स है, सरकार ले रही है। वॉलंटरी है क्या? नहीं, मुझे पे करना ही पड़ेगा। पर ये कौन सी नेचर वाला टैक्स है? डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगाया जाता है? क्या ये इनकम पे लगाया जा रहा है? नहीं, इनकम पे नहीं लगाया जा रहा। ये नहीं बोला जा रहा कि जितनी भी मेरे को खाने वाली जो भी चीज़ निकल के आ रही थी वो बेची है। मान के चलिए कोई पिज्ज़ा मैंने खरीदा है, तो एक पिज्ज़ा हट वाला या डोमिनोज वाला जिनसे भी मैंने खरीदा है, उनकी इनकम पे लगाया जा रहा है कि इनकम का इतना परसेंट आपको देना होगा। नहीं, ये इनकम का परसेंट नहीं है। ये गुड या सर्विस जो भी उन्होंने मुझे बेची है उसकी प्राइस का कोई ना कोई परसेंट है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है। अगर गुड या सर्विस के प्राइस पे कोई भी टैक्सेस लगाए जाते हैं, उसके प्राइस को अगर आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टैक्सेस का अमाउंट आता है। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। लेकिन अगर कोई भी इंसान ने इनकम जो भी कमाई है, वेल्थ जो भी कमाई है, उस पर लगाए जाने वाला कोई भी टैक्स निकल के आता है, उसको क्या बोला जाता है? डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो यहीं पे एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। अगर डोमिनोज ने जो भी इनकम कमाई थी पूरे साल में मिला के, वो इनकम का कोई भी रेट बोला जा रहा है, इनकम का 12% आपको पे करना पड़ेगा डोमिनोज की टोटल इनकम का। तो वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। आज के टाइम पे लगाया जाता है क्या ऐसा कुछ? हाँ, इनकम टैक्सेस लगाए जाते हैं। वेल्थ टैक्स आज के टाइम पे नहीं लगाया जाता, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट अगर ये भी लगाया जाए तो वो भी यही नेचर का निकल के आएगा। क्यों? जिसके ऊपर लगाया जाता है पेमेंट वही करता है सीधा सरकार को। लेकिन गुड्स और सर्विसेज के प्राइस पे जो भी लगाया जाता है, डोमिनोज डेली बेसिस पे जो भी पिज्जाज बेच रहा है और कोई भी प्रोडक्ट जो भी निकल के आता है वो बेच रहा है, उस प्रोडक्ट के प्राइस पे जो भी रेट अप्लाई करके टैक्सेस डिटरमिन करे जा रहे हैं और सरकार को पे करे जा रहे हैं, उनको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। और क्यों बोला जाता है? क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? ऐसे इसको कोई भी नाम दे दिया? लॉजिक है। लॉजिक क्या निकल के आता है? इमेजिन करिए ₹200 का पिज्जा खरीदने के टाइम पे जो मुझे अलग से बताया गया था कि 5% के रेट पे जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा ₹10 का। ये बेयर किसने करा? ये जीएसटी वाला खर्चा मैंने बेयर करा या डोमिनोज ने बेयर करा? सोच के बताइएगा। सोचिए और मेंटली आंसर भी करिए। ये नहीं कि आपके सामने मैं बैठा नहीं हूं, आपकी आवाज को सुन नहीं पा रहा तो आप बोल ही नहीं रहे। जब भी मैं आपको बोल रहा हूं कि कोई भी चीज को आंसर करिएगा, करिएगा। मेंटली आंसर करेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से आपके दिमाग में चीजें रिटेन हो पाएंगी। तो वर्चुअली मैं आपसे पूछ रहा हूं तो वर्चुअली आपको आंसर भी करना है, चाहे मेंटली करिए, ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे चीजों को। तो मेरा क्वेश्चन ये था, ये जो जीएसटी निकल के आ रहा है ₹10 का, ये बेयर कौन कर रहा है? ये खर्चा किसका बन रहा है, मेरा या डोमिनोज का? द आंसर इज मेरा। क्यों? ये 210 जो मैंने पे करे हैं, ये मैंने अपनी जेब में से पे करे हैं। पिज्जा का भी मैंने पे करा है, जीएसटी वाला ये भी मैंने पे करा है। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, ये जो ₹10 वाला जीएसटी पोर्शन जो है, जो मैं बेयर करने वाला हूं, ये सरकार तक कौन पहुंचाने वाला है? क्या मैं पे करने वाला हूं सरकार को ये वाला जो भी अमाउंट निकल के आता है? द आंसर इज नो। आप खुद भी सोचेंगे ना, आपने प्रैक्टिकली लाइफ में अभी तक क्या करा है क्या नहीं करा है, आंसर निकल के आ जाएगा। आपने कितनी बार पिज्जा खरीदा है, चॉकलेट खरीदी है, बाहर जाके बाल कटवाए हैं, जीएसटी इतनी बार आपने पे करा है, जीएसटी सर्विस टैक्स वगैरह वगैरह मल्टीपल चीज़ें आपने पे करी होंगी। आपने कभी भी सरकार के अकाउंट में जाके कोई पेमेंट करी थी कि भाई साहब ₹10 की पेमेंट है, पिज्जा खा के आ रहा हूं मैं? कभी करी है? नहीं। क्यों? ये पेमेंट करता है डोमिनोज, जो भी सेलर निकल के आता है, सप्लायर जो भी निकल के आता है, जो आपको ये सर्विस सेल कर रहा है, आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, वो कलेक्ट करते हैं, हर एक से जीएसटी कलेक्ट करते रहेंगे। एंड देन उनको जितना भी टाइम इंटरवल दिया जाता है, मोस्टली महीने का दिया जाता है, कभी क्वार्टर का भी दिया जाता है, वो आगे जाके पढ़ेंगे जीएसटी में हम। उस सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कलेक्ट करके सरकार तक ये पूरा का पूरा अमाउंट पहुंचाइएगा। कंज्यूमर कितना देता रहेगा? वो हजारों ट्रांजैक्शन करता है, वो बार बार हर ट्रांजैक्शन के लिए अलग अमाउंट थोड़ी पहुंचाता जाएगा। आपका बिजनेस है, पूरे महीने बिजनेस करो और एक बार में एक्यूमुलेट करके पूरा अमाउंट हमारे तक पहुंचा देना। तो ये सप्लायर के ऊपर डाली जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोचिए, ये ₹10 जो जीएसटी वाले निकल के आ रहे थे, ये बेयर किसने करा? मैंने बेयर करा या आपने बेयर करा? पर ये सरकार तक पहुंचाया किसने? डोमिनोज ने पहुंचाया। क्या ये जिस पे लगाया जा रहा है और जो ये सरकार को पे कर रहा है वो सेम इंसान है? क्या इसकी डायरेक्ट कलेक्शन करी जा रही है? नो, इसकी कलेक्शन करी जा रही है, लेकिन ये कलेक्शन क्या है? इनडायरेक्ट है। हेंस द नेम इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ आ रहा है लॉजिक के साथ? तो इनको डायरेक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जिन पे लगाए जाते हैं और जो ये सरकार तक पहुंचाते हैं वो दोनों सेम लोग होते हैं। पर इनको इनडायरेक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जिस इंसान पे लगाए जाते हैं, यानी कि जो इसको बेयर कर रहा होता है और जो ये सरकार तक पहुंचा रहा होता है, दोनों के दोनों लोग अलग अलग होते हैं। प्रीटी सिंपल। देखिए, ऐसे समझ के चलेंगे ना तो कुछ भी आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, लॉजिकली चीज़ आपको समझ आएंगी। और आधी से ज़्यादा चीज़ें आप देखेंगे सिलेबस में, सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स सिलेबस के अंदर जो भी निकल के आ रही है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि लॉजिक अगर आपको बता दिया जाएगा, लॉजिक से ही लर्न हो जाएंगी, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
छोटी मोटी चीज़ें निकल के आएंगी जहाँ पर रट्टा मारना ही पड़ेगा, लिमिट्स हैं, टाइम लिमिट्स हैं, अलग अलग न्यूमेरिकल चीज़ें निकल के आ रही हैं, वहाँ पर रट्टा मार लेंगे। तो जहाँ पे मारना ही पड़ेगा वहाँ तो मारना ही है रट्टा, जहाँ नहीं मारना पड़ रहा वहाँ तो लॉजिक से काम चलाइए। हर जगह पर रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, बहुत बड़ा सिलेबस है, प्रैक्टिकली रट्टा मार ही नहीं पाएंगे और रिटेन भी नहीं कर पाएंगे। रट्टा मार के जो भी चीज़ आप लर्न करने की कोशिश करते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, दिमाग में महीने 2 महीने 3 महीने, उससे ज़्यादा नहीं टिक सकता। लेकिन जो चीज़ें आपने समझ ली हैं ज़िंदगी भर भी टिक जाएंगी आपके दिमाग में, और ये चीज़ें ज़िंदगी भर टिकानी है दिमाग में, इसी से तो पैसे कमाने हैं। आप टैक्सेशन को एज अ लाइन पकड़े या ना पकड़े, आगे जाके टैक्सेशन आपको पता ज़रूर होनी चाहिए, चाहे पैसे कमाने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अपने पैसे को बचाने के लिए। खुद भी इनकम कमाएंगे ना, उससे टैक्सेस आपको बचाने, तो उसके लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हमेशा ही एक्सपेक्ट करा जाएगा कि आप टैक्सेशन कोर फील्ड की तरह पकड़े या नहीं पकड़े, टैक्सेशन आपको आती हो। चलिए अगले डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, डीटी में और आईडीटी में। ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इसको डीटी बोला जाता है, इसको आईडीटी बोला जाता है। कर लीजिए ये भी नोट, यहाँ पे डीटी लिखिए, यहाँ पे आई डी टी ये लिखिए। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपके दिमाग में आ सकता है आईटी क्यों नहीं बोला जाता, इनडायरेक्ट अलग वर्ड है, टैक्सेस अलग वर्ड है, लेकिन आईडीटी ही बोला जाता है, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इनके बारे में अगर आप बात करेंगे तो इनका जो बर्डन होता है ये आप किसी और इंसान पे शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका जो बर्डन होता है वो किसी और इंसान पे शिफ्ट करा जा सकता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, वही डोमिनोज वाले एग्जाम्पल को आगे बढ़ाइए। डोमिनोज को जब बोला जा रहा है कि पर पिज्ज़ा जो भी आप बेच रहे हैं 5% पिज्ज़ा के प्राइस पे आपको कलेक्ट करना होगा और सरकार को देना होगा, तो पे कौन कर रहा है सरकार को? ये 200 रुपये का पिज्ज़ा जो बेचा गया था और उस पर 10 रुपये जीएसटी के जो पे करने थे, ये पे किसने करे हैं? सरकार को। ये पे तो सरकार को डोमिनोज कर रहा है, लेकिन क्या इसका बर्डन इसने मुझ पे डाल दिया? हाँ, ये पिज्ज़ा बेचने के टाइम पे इसने मुझसे 210 रुपये जो कलेक्ट करे हैं, ये इसने पिज्ज़ा बेचने के लिए जो कंसिडरेशन चाहिए थी वो भी कलेक्ट कर ली, और जीएसटी जो इसको पे करना पड़ रहा है सरकार को वो भी कलेक्ट कर लिया। तो लोगों को तो लग रहा है कि डोमिनोज ने 10 रुपये की जीएसटी की पेमेंट कर दी है सरकार को, लेकिन रियलिटी में क्या उसका बर्डन, जो जीएसटी का बर्डन था, वो मुझ पे शिफ्ट कर दिया गया है? हाँ, मुझ पे कर दिया गया है। तो इनका जो बर्डन होता है ये शिफ्ट करा जा सकता है। वो जीएसटी के नाम पे डिमांड करेगा, वो किसी और नाम से डिमांड नहीं करेगा। वो कहेगा मुझे 10 रुपये जीएसटी के देने पड़ेंगे ये ट्रांजैक्शन पे, तो तुम दो, ये तो बिल पे लिखा होगा जीएसटी 10 रुपये मुझे दो। ऑन दी अदर हैंड, क्या डोमिनोज ने पूरे साल में इनकम टैक्स जो भी दिया होगा, क्या दिया होगा? हाँ दिया होगा, अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं। तो मान के चलिए इसने 6,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्सेस के नाम पे दिए हैं। क्या ये पिज्जा के बिल में ऐसे कर सकता है बिलिंग कि पिज्जा के नाम पे हो गए 200 रुपए, ये पिज्जा का सेल्स प्राइस हो गया, जीएसटी के नाम पे हो गए 10 रुपए, और हमने इनकम टैक्स भी बहुत सारा दिया है वो भी रिकवर करना है, तो उसके नाम पे हो गए 40 रुपए। हर कस्टमर से कुछ ना कुछ ले रहे हैं, टोटल तुम दो 250 रुपए। नहीं भाई साहब, ये नहीं कर सकते आप। आपको ये 40 रुपए क्या, आपको 400 रुपए रिकवर करने हैं, करिए, लेकिन सेल्स प्राइस का पार्ट बना के करिए। इनकम टैक्सेस के नाम पे मुझसे रिकवरी आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये आपकी लाइबिलिटी है, आपको ही पे करनी है, मैं बेयर नहीं करने वाला। मैं अपने इनकम टैक्सेस जो भी निकल के आएंगे वो बेयर करूंगा, जीएसटी वाला जो भी पोर्शन निकल के आ रहा था ये भी बेयर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका बर्डन आप मुझ पर डाल सकते हैं, लेकिन आपका इनकम टैक्स जो भी निकल के आता है वो नाम से आप मुझसे रिकवरी नहीं कर सकते, लीगली अलाउड ही नहीं है। तो क्या इनका बर्डन जो भी निकल के आता है ये किसी और इंसान पे डाला जा सकता है? नहीं डाला जा सकता, ये आपको ही बेयर करना पड़ेगा। लेकिन इनका बर्डन जो भी निकल के आता है, क्या गुड्स या सर्विसेज के प्राइस जो भी होते हैं उसके अंदर इंक्लूड करके आप सामने वाले इंसान पे डाल पाएंगे? हाँ डाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अगला हमारा पॉइंट क्या निकल के आता है, ये होते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर, यानी कि हायर रेट लगाया जाता है उन लोगों पे जिनकी हायर कैपेसिटी होती है टू पे। बट ये जो होते हैं ना, ये होते हैं रिग्रेसिव इन नेचर, यानी कि सेम रेट लगाया जाता है चाहे इनकम आपकी कितने की ही क्यों ना निकल के आ जाए, कैपेसिटी टू पे कम हो ज़्यादा हो फर्क नहीं पड़ेगा, रेट आपका सेम रहने वाला है। एक तरीका है कि इसको रट्टा मार लिया जाए, जिसमें मज़ा नहीं आएगा। आई थिंक आपकी अप्रोच बनने लग गई होगी अभी जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, और अप्रोच होनी भी यही चाहिए। तो एक छोटा सा काम करिएगा, यहाँ पे नोटिंग करिएगा, रेफर नोट्स बिलो। ये मैंने लिखा हुआ है रेफर नोट्स बिलो, क्यों? मेरे मॉड्यूल में यहाँ पे मैंने नीचे नोटिंग कर रखी है। आप क्या करेंगे, आप आपने जो भी नोटबुक बनाई है लॉजिक लिखने के लिए, वहां पे जो भी पेज नंबर पे ये वाली नोटिंग कर रहे होंगे उस पेज नंबर को यहाँ पे नोट करिएगा। मैंने आपको तरीका बताया था ना, तो यहाँ पे आप लिखिएगा रेफर पेज नंबर 6 या 7, जो भी आपका पेज नंबर निकल के आता है, एंड वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आप लिखेंगे रेफर पेज नंबर 1.1। क्रॉस रेफरेंसिंग हो गई। अब ये जो भी नोटिंग आपको करवाई जा रही है वो करिएगा, ताकि कल को जाके देख के आपको आइडिया लगे, नोटबुक में देख के भी आइडिया लगे, यहाँ पे देख के भी आइडिया लगे कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ है जो कि मुझे साथ में पढ़नी है। ओके,
तो यहाँ पे करेंगे हम एक छोटी सी डिबेट, जो डिबेट आपको कहीं पे भी लिखी नहीं मिलेगी। ऐसे के स्टडी मैट को पूरे को छान मार लीजिएगा। ये जो आपको यहाँ पे प्रिंटेड मिल रहा है मॉड्यूल के अंदर, ये वाला पार्ट तो आपको मिल जाएगा ऐसे के स्टडी मैट के अंदर, ये आपके सिलेबस का पार्ट है भी। लेकिन ये समझाने के लिए जो आर्ग्यूमेंट आपके साथ करी जानी चाहिए, डिबेट आपके साथ करी जानी चाहिए, वो करी ही नहीं गई। तो ऐसे के मॉड्यूल में आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा ये वाली चीज़ का। लेकिन यहाँ पे मैं आपको लॉजिक बता दूंगा, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना पड़ेगा और मज़ा भी आएगा जान के वाली चीज़ को। चलिए देखना चालू करते हैं। नोटिंग बाद में कर लीजिएगा, अलग से मैं आपको टाइम दे दूंगा। डिबेट है क्या, प्रोग्रेसिव कौन से टैक्सेस होते हैं, रिग्रेसिव कौन से टैक्सेस होते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली मैंने आपके लिए केस स्टडी बनवा रखी है। वो केस स्टडी को आप एनालाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं और रिग्रेसिव क्या होते हैं। एनालिसिस कौन करवाएगा, मैं ही करवाऊंगा। तो देखना चालू करिए, ये हटा ही देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दो लोगों के बारे में आपको दिखा रखा है कि इनकी लाइफ क्या है और इनके ऊपर आज के टाइम पे इनकम टैक्सेस कैसे लगाए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी निकल के आते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं। ए और बी दो लोग निकल के आते हैं। तो ये जो हैं ये अच्छा खासा अमाउंट कमा रहे हैं, 2000 करोड़ रुपए कमा लेते हैं साल में। और नीड्स पे जो भी इनका खर्चा निकल के आता है वो वैसे अगर आप अमाउंट देखेंगे तो ये अच्छा खासा अमाउंट है, 20 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है। लेकिन इफ़ यू कंसिडर द अमाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ द इनकम जो भी ये इंसान कमा रहा है, तो ये बहुत ही छोटी परसेंटेज है। अपनी इनकम का 1% खर्चा करके ये अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं, जहाँ पे इनके खाना पीना बिजली वगैरह वगैरह घर का रेंट जो भी निकल के आता है वो अच्छे खासे लेवल पे टेकन केयर ऑफ है और अच्छा खासा लाइफस्टाइल भी अफोर्ड कर पा रहे होंगे इतना सा ही खर्चा करके। बात करिए बी की, इनकी पूरी फैमिली का जो भी खर्चा निकल के आता है, रहन सहन का, खाने पीने का, कपड़ों का, छोटी मोटी बीमारियां होती हैं तो उनका इलाज करवाना है, वो भी खर्चा, सब कुछ इतने में ही आपको पूरा का पूरा झेलना पड़ेगा। और कितना भी कम करने की कोशिश करिए आप उसको एक लेवल से ज़्यादा कम कर ही नहीं पाएंगे। तो कर करके भी इनको 18,000 रुपए तक का खर्चा करना पड़ता है। अगेन हाइपोथेटिकल फिगर है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग जो कि कुछ ही देर में आपको समझ आ जाएगी। तो 20K में से 18K इतना खर्चा इनको करना ही पड़ता है, जो कि अमाउंट वाइज आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है। साल का पूरी फैमिली का 18,000 रुपये का खर्चा एजुकेशन पे, रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, पानी पे, खाने पे, मेडिसिन पे, सब पे मिला के कुछ खास नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे एक्सपेंडिचर को एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम, बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज है। इनकम का 90% यहीं पे चला जाता है एंड दिस इज नॉट अवॉइडेबल। ये नीड्स हैं आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। अच्छा इनका इतना ज़्यादा क्यों निकल के आ रहा है, करोड़ों में क्यों निकल के आ रहा है। एक फैमिली 20K में सर्वाइव कर पा रही है, तुम्हें करोड़ों चाहिए। करोड़ों चाहिए की बात नहीं होती, जब आप ज़्यादा कमा रहे होते हैं लाइफस्टाइल आपका उसी हिसाब से होता है। इनका रेंट, बिजली की कंजम्पशन, पानी की कंजम्पशन, खाना पीना सब कुछ उसी हिसाब से होगा। तो नीड्स को आप ऐसे एक्सट्रैपोलेट नहीं कर सकते कि 5 लोगों के लिए इतनी की रिक्वायरमेंट होती है तो नीड्स में यहाँ पे भी उतना ही डाला जाए, वैसा नहीं होता। तो ठीक है, ए मैंने आपको बताया क्योंकि ये कमाते बहुत ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इनकी इनकम का 1% खर्चा करके नीड्स जो भी इनकी होती हैं सारी की सारी फुलफिल हो जाती हैं। बी के बारे में बात करी जा रही है, तो क्योंकि ये बहुत कम कमा रहे हैं, नीड्स पे इतना खर्चा तो करना ही पड़ रहा है, बट दिस एज अ परसेंटेज ऑफ हिज इनकम इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, कमाया इतना, नीड्स पे इतना खर्चा कर दिया, अब जो भी बचेगा वो अगर आप चाहते हैं तो सेव करिए, नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, वॉन्ट्स आपकी जो भी निकल के आती है वहां पे उड़ा देंगे उसको, पैसे को। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, जहां पे लगाना चाहते हैं पैसे को लगा सकते हैं। लगाने के लिए जगहों की कमी तो होने नहीं वाली। तो इनके पास वॉन्ट्स के लिए कितना पैसा बचेगा जो कि ये सेव कर सकते हैं या फिर यहाँ पे लगा सकते हैं। 1980 करोड़, 2000 करोड़ में से 20 तो पे करने पड़े थे यहाँ पे, अभी 1980 बचे हैं, इसका जो करना है करो। एंड एज अ परसेंटेज ऑफ द इनकम बहुत ही बड़ा अमाउंट है। परसेंटेज छोड़िए, वैसे भी अपने आप में एब्सोल्यूट अमाउंट वो भी बड़ा है और परसेंटेज वाइज भी बहुत बड़ा है। 99% इनकम अभी तक इनकी बच गई है, जहां पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। बी के बारे में बात करिए, 20K कमाए, 18K यहीं पे लग गए हैं। अब सेविंग्स जो भी करनी है कल को जाके बॉन्ड्स पे लगाने के लिए, वो इतनी बची है 2000, जो कि परसेंटेज वाइज बात करिए, अमाउंट वाइज बात करिए, दोनों में ही कम है। ये कहने को लग रहा है कि बॉन्ड्स पे खर्चा कर पाएगा जहां पे करना चाहता है तो, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, इसको सेव करता रहेगा। कल को जाके बच्चों की शादी करनी है या कोई भी और मोटा खर्चा एक बार में आ जाता है, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है उसका इलाज करवाना है, ये पूरी की पूरी सेविंग्स जो भी दिख रही है ये एक बार में गायब हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि छोटा मोटा अमाउंट अगर ये बचा पा रहा है तो बचा ले। अब अभी तक हमने टैक्सेस को फैक्टर इन नहीं करा, ना ही डायरेक्ट टैक्सेस ना ही इनडायरेक्ट टैक्सेस। अभी तक जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है दिस इज विद द अजम्पशन कि कोई भी टैक्सेस है ही नहीं सोसाइटी के अंदर। अब टैक्सेस को लाना चालू करते हैं यहाँ पे। टैक्सेस में आज के टाइम पे सिचुएशन क्या है उसको एक पल के लिए इग्नोर करिए। मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, जहाँ पे क्या बोला जा रहा है। सरकार मान के चलिए कह देती है इनकम को देखा ही नहीं जाएगा,
कितना कमा रहे हो कितना नहीं कमा रहे, फ्लैट जितना भी तुमने कमाया ना, जिसने जो भी इनकम कमाई है वो इनकम का 20% आपको पे करना पड़ेगा। एक पल के लिए मान के चलिए ऐसा बोला जाता है, जो कि मार्केट में आपने शायद सुना भी होगा। अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे ऐसी चीज़ें प्रपोज कर चुके हैं प्रैक्टिकली। कितना खतरनाक है ये समझा रहा हूँ मैं आपको, समझिए। अगर ऐसा कर दिया गया तो ए को क्या करना पड़ेगा, 2000 करोड़ का 20% जो भी निकल के आता है 400 करोड़ रुपए ये पे करना पड़ेगा। ठीक है, बी के बारे में बात करिए। ये पे कर देगा 400 करोड़। 400 करोड़ पे करके क्या होगा, 2000 करोड़ में से 20 यहाँ पे करे थे, 1980 बचे थे। अबे 1980 में से 400 और चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, डायरेक्ट टैक्सेस में चले जाएंगे। तो अभी भी इसके पास 1580 करोड़ बचेंगे, जो कि जहां पे लगाना चाहता है लगा सकता है। ये 400 करोड़ पे करने के टाइम पे रो रहा होगा, हाँ रो रहा होगा। ये कहेगा भाई 2000 करोड़ रुपए मैंने मेहनत से कमाए थे, 400 करोड़ रुपए क्यों दूं। रोते रोते देगा, लेकिन दे देगा और फिर भी जिंदगी ठीक ठाक चली लेगी। अभी भी इसके पास 1500-1600 करोड़ रुपए तो बचे ही हैं, तो उसको जहां पे लगाना चाहता है लगा लेगा। बी के बारे में बात करिए। इसको भी वही बोला गया है, इनकम कितने की क्यों ना निकल के आ रही हो, चाहे तुम्हारी कैपेसिटी पे करने की कम है, तुम्हें भी वही रेट पे देना पड़ेगा। रेट दोनों के लिए कांस्टेंट है, रेट चेंज नहीं हो रहा। तो तुम्हारा रेट भी क्या निकल के आता है, 20%। इनकम कितनी है, 20K। कितना पे करना पड़ेगा इनकम टैक्सेस के नाम पे, 4000 रुपये। क्या है पे करने के लिए, नहीं। तो ये भी जाएंगे, ये जो सेविंग हो रही थी छोटी मोटी ये भी जीरो हो जाएगी। और इनफैक्ट यहाँ पे भी आपको कट डाउन करना पड़ेगा, 2000 रुपये यहाँ से पे करने पड़ेंगे। तो ये रिवाइज होकर आपका खर्चा आपको 16K पे लिमिट करना पड़ेगा और 4000 रुपये सरकार को देने पड़ेंगे। क्या इसके लिए बहुत मुश्किल वाला काम है ये, हाँ। इसके लिए 400 करोड़ रुपए जो यहाँ से जा रहे थे, वो प्रोबेबली अब क्या होगा, ये हेलीकॉप्टर खरीदने वाला था नहीं खरीदेगा, 1 साल 2 साल उसको डेफर कर देगा। कोई भी लाविश खर्च जो भी करना चाह रहा था वो इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या होगा, इसको सेविंग जो छोटी मोटी कर रहा था कल को जाके बच्चों की शादी करवाने के लिए, या फिर कल को जाके कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए सेविंग्स कर रहा था, नहीं कर पाएगा। अब 18,000 रुपये में खाना पीना, मेडिकल एक्सपेंसेस, बेसिक नेसेसिटीज जो भी घर की निकल के आ रही थी वो मीट हो रही थी। अब वो करने के लिए भी पूरे पैसे नहीं पड़ेंगे, 2000 रुपये यहाँ से माइनस करने पड़ेंगे। और इसको सोचना पड़ेगा 2000 रुपये काटने के लिए क्या करूँ। बच्चों की एजुकेशन रुकवाऊँ, खाना पीना छोड़ दूँ, 2 मील्स 3 मील की जगह 2 मील खाने लग जाऊँ, 2 की जगह 1 खाने लग जाऊँ। ऐसी चीज़ों पर कट डाउन करना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या यहाँ पे दोनों की कैपेसिटी टू पे, यानी कि इनकम कितनी कमा रहे हैं, वो इग्नोर करके फ्लैट रेट लगाया जाना चाहिए, या जो ज़्यादा कमा रहा है उस पर ज़्यादा इफेक्टिव रेट होना चाहिए, जो कम कमा रहा है उस पर कम इफेक्टिव रेट होना चाहिए। मेरी देखिए, अब ये डिबेटेबल चीज़ है, इसलिए मैंने आपको बोला था ये डिबेट है। मेरे हिसाब से जो ज़्यादा कमा रहा है उसकी ज़्यादा कैपेसिटी है पे करने की, और इफेक्टिवली उस पर ज़्यादा रेट होना भी चाहिए। मेरे खुद के बारे में बात करेंगे तो मेरे रेवेन्यू का 50% से ज़्यादा टैक्सेस में जाता है, इनकम टैक्स जीएसटी दोनों मिला के। और क्या मैं माइंड करता हूँ उस चीज़ को, मैं माइंड थोड़ा करता हूँ। किस सेंस में करता हूँ कि भाई जो भी मैं पे कर रहा हूँ वो इफेक्टिवली यूज़ नहीं हो रहा, वो करप्शन में भी जा रहा है, गलत गलत जगहों पे यूटिलाइज करा जा रहा है। पॉलिटिशियंस अलग अलग रैलीज में जीतने के लिए फेक प्रोमिस कर देते हैं, फालतू के प्रोमिस कर देते हैं, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मेरे जैसे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के पैसे को यूटिलाइज करा जाता है। तो मुझे इन सारी चीज़ों से दिक्कत है, लेकिन ये मैं कभी भी नहीं बोलता, ना ही मैंने आज तक कभी बोला है कि टैक्सेस मुझे पे करने ही नहीं है। क्यों, मुझे कोई भी फायदा नहीं मिल रहा। मुझे बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में गिनवाया भी था कितने सारे फायदे हैं। टैक्सेस के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती कोई भी इकोनॉमी। तो प्रैक्टिकली अगर आप सोच के देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ टैक्सेस होने चाहिए, उनकी यूटिलाइजेशन बेटर हो सकती है, सारी सरकारें अलग अलग तरीकों से इंप्रूव कर सकती है और उनको करना चाहिए भी, बट टैक्सेस होने चाहिए। एंड मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान अगर जेन्युइनली कम कमा रहा है, झूठ अगर ये बोल रहा है, अगर एक्चुअली 10 लाख रुपए कमा रहा है, दिखाने के लिए 20K दिखा रहा है सरकार को, तो भाई इसको पनिश करो, इसकी इवेजन पकड़ो। ये टैक्सेस जो भी निकल के आते हैं वो पे नहीं कर रहा, अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं कर रहा प्रॉपरली, और मुझे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है इसकी हरकत की वजह से, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये जेन्युइनली कम कमा रहा है, ये 20K कमा रहा है, और मैं मान के चलिए 4 करोड़ कमा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा पे करना चाहिए, मेरा बनता है ज़्यादा पे करना। क्यों, क्योंकि मेरे हाथ में डिस्पोजेबल इनकम है ज़्यादा, मेरी लग्जरीज कहीं ना कहीं कट डाउन हो जाएंगी, लेकिन इस इंसान का सर्वाइव करना आसान हो जाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आपको कुछ और लग सकता है। तो आज के टाइम पे इनकम टैक्सेस में ऐसा ही होता है। इनकम दैट यू अर्न दैट इज टेकन इनटू अकाउंट वाइल डिटरमाइनिंग कि इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आपके ऊपर क्या होने वाला है। प्रैक्टिकली आपको आगे जाके दिख जाएगा, रेट्स ऑफ टैक्सेस वाले चैप्टर में हम देखेंगे इस इंसान पे इफेक्टिव रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, 0। इसको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है इनकम टैक्सेस के नाम पे। अच्छा क्या है, टैक्सेस ही नहीं दे रहा, टैक्सेस दे रहा है, ये भी कंज्यूम करने मार्केट में जब भी निकल रहा है, 18,000 रुपए का इसने नीड्स पे खर्चा करा है, कल को जाके ये वाला अमाउंट भी खर्चे की तरह स्पेंड करेगा। तो खर्चा करने के टाइम पे ये जीएसटी पे कर रहा होगा, कस्टम्स एक्साइज वगैरह वगैरह अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस ये भी पे कर रहा है। पर क्या इनकम टैक्सेस को पे करना पड़ रहा है, नहीं।
क्योंकि इनकम टैक्स आउट ऑफ ऑल द टैक्सेस जो भी सोसाइटी में आज के टाइम पे लगाए जाते हैं, दैट इज दी ओनली टैक्स जो कि आपका कंसिडरेशन में लेता है कि आप कितना कमाते हैं कितना नहीं कमाते। कम कमा रहे हैं तो कुछ भी नहीं देना, ज़्यादा कमा रहे हैं तो ज़्यादा रेट होएगा और वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहेगा। ये जो है इस पर जीरो है इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स। कोई 20 लाख कमा रहा है उस पर मोटे मोटे तौर पे आप मान के चलिए 15% निकल के आ रहा है। कोई 2000 करोड़ कमा रहा है उस पर मोटे मोटे तौर पे मान के चलिए 40% निकल के आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है, जो कम कमा रहा है उस पर कुछ भी नहीं, धीरे धीरे इनकम आपकी इंक्रीज होता जा रही है, तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स ये भी इंक्रीज होता जा रहा है। पर मार्केट में जाके अगर ये कोई दवाई खरीद रहा है और ये कोई दवाई खरीद रहा है तो वहां पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली हो भी नहीं सकती। सोचिए ना, दुकानदार जो भी है, जो केमिस्ट है, वो दवाई बेचने के टाइम पे ये कैसे ही इंश्योर करेगा कि तुम ज्यादा कमा रहे हो तुम ज्यादा कमा रहे हो, वेरीफाइबल नहीं है वो चीज। तो वो तो दवाई बेच देगा और उसको पता है दवाई पे इतने रेट पे जीएसटी आता है। अगर 5% पे आता है तो वो कहेगा दवाई कितने की खरीद रहे हो, ये रहा अमाउंट दवाई का और ये रहा 5% जीएसटी का रेट, मैं मल्टीप्लाई करूंगा और जीएसटी पूरा का पूरा ले लूंगा। अब चाहे तुम गरीब हो चाहे अमीर हो, वो चीज मैं वेरीफाई कर भी नहीं सकता और प्रैक्टिकली करी भी नहीं जाएगी। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इनडायरेक्ट टैक्सेस में चाहे कोई भी टैक्स के बारे में बात करिए, जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है उनमें इनकम को नहीं देखा जाता। तुम लो कोई भी गुड और सर्विस जाके मार्केट में तुम दोनों में से कोई भी कंज्यूम करेगा, तो अमाउंट के ऊपर जो भी रेट हमने बता रखा है कि ये रेट लगाया जाएगा टैक्सेस के लिए, वो तुम्हारे लिए भी सेम रेट है, तुम्हारे लिए भी सेम रेट है, रेट चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अगर इनकम टैक्सेस के बारे में बात करी जाए, वेल्थ टैक्स के बारे में बात करी जाए, कोई भी डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करी जाए, वो प्रोग्रेसिव होते हैं। नाम आपको समझ में आ रहा है? प्रोग्रेसिव जो टर्म होती है इंग्लिश में, उसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स जो निकल के आ रहा है वो बढ़ रहा है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है। तो इसीलिए डायरेक्ट टैक्सेस को क्या बोला जाता है? प्रोग्रेसिव बोला जाता है। इनकम को यहाँ पे फैक्टर इन करा जाता है और उसके बेसिस पे आपका इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स निकल के आता है। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करेंगे, वहां पे इनकम को देखा ही नहीं जाता। तुम्हारे लिए कोई भी अगर सेम गुड या सेम सर्विस निकल के आती है तो उन पे इफेक्टिवली जो भी रेट ऑफ टैक्स लगता है वो तुम्हारे लिए दोनों के लिए सेम होने वाला है। तो सोसाइटी में बहुत सारे टैक्सेस लगाए जाते हैं, किसी में भी इनकम को नहीं देखा जाता। अकेला इनकम टैक्स है जहां पे रेट को देखा जाता है, और मेरे हिसाब से एक टैक्स ऐसा होना भी चाहिए जो ये इनकम डिस्पैरिटी को कम करने में कहीं ना कहीं हेल्प करे। अब इनकम टैक्स की बदौलत हो क्या रहा है, इस इंसान को 400 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, 400 भी नहीं देने पड़ेंगे, मोटे मोटे तौर पे 700-800 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे टैक्सेस की तरह, और ये कुछ भी नहीं देगा। तो ये जो इनकम में गैप भी निकल के आ रहा था, इतना बड़ा गैप निकल के आ रहा था, ये भी कहीं ना कहीं कम होगा। क्या इनकम टैक्सेस का जो भी रेट आज के टाइम पे मार्केट में एप्लीकेबल है कम होना चाहिए? बिल्कुल कम होना चाहिए। क्या करप्शन खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। क्या बिजनेसेस के लिए आज के टाइम पे लॉस को जो इतना कॉम्प्लिकेट करा गया है वो कॉम्प्लिकेशन खत्म होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आई एम नॉट डिनाइंग एनी ऑफ दीज थिंग्स। ऑल द टाइम सेइंग इज कि डायरेक्ट टैक्सेस जैसा कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर होना चाहिए जो कि ये गैप को कहीं ना कहीं कम करने में हेल्प करे। जो इंसान ज्यादा कमा रहा है उसको कंपैरेटिवली ज्यादा देना हो, और जो कम कमा रहा है कंपैरेटिवली कम पे करे। वो मुझे लगता है, आपकी ओपिनियन अलग हो सकती है, पर वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे तो यही दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करा जाता है। ये भी लगाए जाते हैं, ये भी लगाए जाते हैं। क्यों? इनके अपने कुछ फायदे निकल के आते हैं, इनके अपने कुछ फायदे निकल के आते हैं। इनका मेन फायदा क्या है? ये प्रोग्रेसिव होते हैं। जिसकी ज्यादा कैपेसिटी होती है पे करने की वो ज्यादा पे करता है, जिसकी कम होती है वो कम पे करता है। और इनका फायदा क्या निकल के आता है? इनका फायदा ये निकल के आता है कि इनमें रिकवरी आसान हो जाती है। यहाँ पे ना इवेजन बहुत है, लोग इनकम अपनी ढंग से रिपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पे लॉजिकली अगर आप बात करेंगे, एथिकली चेक करेंगे सोसाइटी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो सारे टैक्सेस प्रोग्रेसिव होने चाहिए। तो अकेले यही लगा दो। अकेले ये लगाने में दिक्कत क्या है? यहाँ पे इवेजन बहुत है, लोग डिक्लेयर अच्छे से करते नहीं इनकम कितनी कमाते हैं कितनी नहीं कमाते। यहाँ पे एविएशन कर पानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इनमें रिकवरी अच्छी हो जाती है। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है? ये होते हैं रिग्रेसिव, ये इनकम को देखते ही नहीं। तो गरीब इंसान जो भी होता है उसको ये बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब इंसान की जो भी इनकम होती है और जो भी उनके खर्चे होते हैं, अगर खर्चों का आप देखेंगे ना एज अ परसेंटेज ऑफ द इनकम, तो यहाँ पे गरीब इंसान के खर्चे जो भी निकल के आते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम, वो परसेंटेज हमेशा ही बहुत ज्यादा हाई होगी कंपेयर टू अ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा कमा रहा है, जो कि अमीर है। जैसे यहाँ पे देखिए, इनके नीड्स पे अगर आप खर्चे के बारे में बात करेंगे वो कितने निकल के आ रहे हैं? 90% ऑफ द इनकम। पर इसके बारे में बात करेंगे कितना है? 1% ऑफ द इनकम। डायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं? इनकम टैक्स के बारे में अगर आप बात करें तो वो इनकम को टैक्स करते हैं, वो ज्यादा किसकी है? एक ही। और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं? वो खर्चे को टैक्स करते हैं कि कितने का खर्चा करा, वो खर्चे पे कोई ना कोई रेट अप्लाई करेंगे, वो आपको पे करना पड़ेगा जो भी अमाउंट निकल के आता है। तो देखिए, ए क्या चाहेगा? ए चाहेगा मेरी इनकम को छोड़ो, मेरा खर्चा जो भी निकल के आता है ना, इसको जो रेट पे टैक्स करना है 10%, 20%, 100% करो वो रेट पे टैक्स, लेकिन मेरी इनकम को छोड़ो। क्यों? ये बहुत ज्यादा है और ये एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम बहुत कम है, तो ये चाहेगा इसको छोड़ दो, ये पकड़ना पकड़ लो।
गरीब इंसान क्या कहेगा, वो कहेगा भाई साहब कैपेसिटी की बात करी जाए तो ना ही मैं इनकम टैक्सेस दे सकता हूँ ना ही इनडायरेक्ट टैक्सेस दे सकता हूँ, लेकिन आपको टैक्सेस के नाम पे कलेक्शन करनी है, सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करने के लिए, पूरी कंट्री को प्रोवाइड करने के लिए सर्विसेज, आपको कुछ तो कलेक्शन करनी ही है। तो मैं कहता हूँ कलेक्शन अगर करनी ही है तो मेजॉरिटी कलेक्शन कहाँ से कर लो, डायरेक्ट टैक्सेस से कर लो। क्यों? मेरी इनकम है ही नहीं। और डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, वो इस चीज़ को फैक्टर इन करेंगे और मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे। जिनके पास कैपेसिटी है पे करने की, इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है, वो थोड़ा ज़्यादा पे कर देंगे, मैं कम पे कर दूंगा। यहाँ पे 20,000 वाले लोग भी हैं, मान के चलिए सी निकल के आता है, वो 20 लाख कमा रहा है, वो भी वही चीज़ कहेगा, वो कहेगा भाई साहब मैं इतना नहीं पे करना चाहूँगा जितना ये पे कर रहा है, ये 40% पे कर देगा, ये 0 पे कर देगा, मैं 20 पे कर दूंगा। तो अगेन इनकम को फैक्टर इन करके यहाँ से जितनी कलेक्शन कर सकते हो कर लो, रिमेनिंग जो भी रह जाएगी, जो आपको कलेक्शन चाहिए वो यहाँ से ले लेना। मतलब ये इस पे डिपेंडेंस जो भी निकल के आती है कम से कम रखिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमारी इनकम को देखा ही नहीं जा रहा, और जैसे जैसे हमारी इनकम कम होते जाती है हमारे खर्चे एज अ परसेंटेज ऑफ द इनकम वो बहुत ज़्यादा होते जाते हैं। तो अगर आपने फोकस पूरा का पूरा इस पे कर दिया, ये तो बड़ा खुश हो जाएगा कि इनकम टैक्स कुछ भी नहीं देना पड़ रहा, खर्चे वैसे ही कम निकल के आ रहे थे, जितना टैक्स लेना है ले लो। पर हम दुखी हो जाएंगे, बी भी और सी भी। तो वही मैंने आपको लिखवाया भी यहाँ पे, वाइल डायरेक्ट टैक्सेस दे टारगेट इनकम, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी निकल के आते हैं वो किसको टारगेट करते हैं, स्पेंडिंग्स को, यानी कि कंजम्पशन को। तो इन एनी सोसाइटी अगर डायरेक्ट टैक्सेस को देखा जाए तो ये लोग हमेशा खुश होंगे जो कम कमा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी इनकम कम है, इनको ऑलमोस्ट पे ही नहीं करना पड़ता है या कम पे करना पड़ता है। अमीर जो भी इंसान है वो कहेगा डायरेक्ट टैक्सेस हटा दो, इनडायरेक्ट जितने बढ़ाने बढ़ा दो। एंड इनडायरेक्ट के बारे में बात करेंगे तो अमीर इंसान हमेशा चाहेगा जितने बढ़ाने हैं बढ़ा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्यों, स्पेंडिंग्स वैसे ही कम निकल के आती है एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम। और गरीब इंसान चाहेगा नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे डिपेंडेंस कम से कम रखो, ताकि उससे आपको कलेक्शन कम करनी पड़े। अगर आपने डायरेक्ट टैक्सेस हटा ही दिए, यहाँ से कुछ भी नहीं कलेक्ट कर रहे, और आपको जो भी कलेक्ट करना था पूरा का पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेस से कर रहे हो, तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में ना अनाप शनाप रेट रखेंगे, 100% पे कर दो, 200% पे कर दो। और उतना पे करने की भाई साहब मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 100% पे कर पाऊँ, 200% पे कर पाऊँ। तो जितना हो सकता है डायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट कर लो, इस इंसान से अच्छी खासी कलेक्शन हो जाएगी, जितना बचेगा थोड़ा थोड़ा हम दोनों पे ही डाल देना। ये आइडियल सिनेरियो निकल के आता है। डिबेट्स बहुत सारी हैं इस पे, आपके दिमाग में भी हो सकती हैं, और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ वही आप माने। मैं बस इतना ही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसको खुले दिमाग से सुने और सोचें, खुद की एक ओपिनियन फॉर्म करें कि आपके दिमाग में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। क्या डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों होने चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सोचिए। अभी मैंने आपको क्या बता दिया, प्रोग्रेसिव क्या होता है, रिग्रेसिव क्या होता है। प्रोग्रेसिव वो टैक्सेस को बोला जाता है जहां पे हायर रेट लगाए जाते हैं उन लोगों पे जिनकी कैपेसिटी टू पे हायर होती है। हमारे एग्जांपल में ए के बारे में बात करी जा रही है, उन पे ज्यादा रेट लगाया जा रहा है, बी के ऊपर कम लगाया जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, रिग्रेसिव होते हैं, तुम कितना कमा रहे हो कितना नहीं कमा रहे हो देखा ही नहीं जाएगा, रेट कॉमन होने वाला है, सेम होने वाला है। अगर सेम गुड या सर्विस को कंज्यूम करा गया है दोनों पे सेम रेट लगाया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है डायरेक्ट टैक्सेस का, इनकम टैक्स निकल के आता है एंड टैक्सेस ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स। ये वाला पार्ट जो है ये आपको अभी नहीं पढ़ाया जा रहा, सीए फाइनल लेवल के अंदर कवर्ड है, पर ये आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा। अगेन इसका कुछ पार्ट आपको अभी पढ़ाया जाएगा और कुछ पार्ट इसके साथ ऐड होके सीए फाइनल लेवल के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी आपने अभी पढ़े, ये सारे फीचर्स जो उसके पढ़े थे, उसके एग्जाम्पल के निकल के आते हैं जीएसटी और कस्टम्स ड्यूटी। जीएसटी अभी आपको पढ़ाया जाएगा एंड देन इसके साथ कुछ और ऐड करके सीए फाइनल में पढ़ाया जाएगा, और कस्टम्स तो पूरा का पूरा वहीं पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो खैर टैक्सेस के दो टाइप होते हैं, डीटी आईडीटी। दोनों के फीचर्स क्या निकल के आते हैं, फर्क क्या होता है दोनों में, डिटेल में मैंने आपको बता दिया। नोटिंग के लिए मैंने आपको बोला था टाइम दिया जाएगा, पॉज करिए नोट करिए, एंड देन ये पॉज करिए नोट करिए, क्योंकि लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, मुझे अलग से वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं 10 मिनट बैठा हूँ आप नोटिंग कर रहे हैं। आप आराम से पॉज करिए, नोटिंग करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए आज हमें जो भी कवरेज करनी है वो यहीं तक लिमिटेड रखते हैं। अच्छी खासी डिस्कशन आज हमने कर ली है। वैसे आप अगर देखेंगे नंबर ऑफ पेजेस में तो कवरेज हमने आज ज़्यादा नहीं करी है। क्यों? मैंने आपको बताया था ये जो हमने ब्रेक से पहले 1 घंटा लगाया था जहाँ पे हमने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा, वो 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आगे के 200-250 घंटे जो भी हमारा बैच चलेगा वो चैन से पढ़ पाने के लिए, दिमाग में मल्टीपल चीज़ें ना चलवा के पढ़ पाने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो 1 घंटा लगा दिया जाए। नहीं तो वो 200-250 घंटे में आप बार बार आपका दिमाग इधर उधर भागता रहता कि मटेरियल में क्या कवर्ड है क्या नहीं है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, क्या क्या रिसोर्सेज आपको दी जाएंगी, आपको क्या क्या करना होगा वगैरह वगैरह। तो अब आपको बैच के बारे में क्लैरिटी होगी एंड अब पढ़ाई पे फोकस आप कर पाएंगे। तो 200-250 घंटे जो जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, रिसोर्सेज जैसे जैसे दी जाएंगी, आपको 1/4 रूल वगैरह वगैरह कैसे कैसे फॉलो करना है, चीज़ों का आपको ठीक ठाक आइडिया हो गया होगा।
चलिए, अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो चालू होगा यहाँ से। तो यहाँ तक आपको अभी तक जो भी पढ़ा दिया गया है अच्छे से लर्न करके आइएगा। अब यहाँ तक के तो एमसीक्यूज़ में क्या ही बनाऊंगा, बहुत ही छोटा पार्ट कवर करा है। तो आज मान के चलिए छुट्टी है आपकी, कोई भी होमवर्क नहीं है, कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं है। अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि हमारा कंटेंट धीरे धीरे अच्छा खासा कवर होने लग जाएगा और वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाने का स्कोप भी मुझे मिलने लग जाएगा। तो एमसीक्यूज़ अपलोड करे जाएंगे और वो लेक्चर के हिसाब से ही अपलोड करे जाएंगे। बेसिकली लेक्चर का अगर नंबर है GST C1P2, तो एमसीक्यू फाइल में ना आपको हेडिंग में यही लिखा मिलेगा GST C1P2 और उसके नीचे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो व्हाट दैट इंडिकेट्स इज दैट GST C1P2 ये वाले लेक्चर को देखने के बाद ये वाले क्वेश्चन करिएगा जो कि आपको हेडिंग के नीचे मिल रहे हैं, और उनको अटेम्प्ट करिएगा। आंसर्स भी आपको अगली शीट में मिल जाएंगे, वहां से टैली करिए। सही है तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएंगे, सही नहीं है तो आपको बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया नहीं चल रही है, उसको बढ़िया करिए एंड आगे जाके जो भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, लर्न करिए। चलिए, अगले लेक्चर में मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय।